हेलो स्टूडेंट्स, आज वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। थ्योरी का रिवीजन इन अराउंड 20 मिनट्स, उसके बाद 41 जेई में लेवल के प्रॉब्लम्स इन अराउंड 80 मिनट्स। इसमें इन 41 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के जेई मेन के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है और आज पहली बार हम लोग प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किए क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन होता है इसलिए। तो चलो थ्योरी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है? अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस। ठीक है, यानी जितने भी पॉइंट्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उन सबको अगर जोड़ देंगे तो जो सरफेस मिलता है उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से तो लाइट हर डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है। लाइट या कोई भी वेव के लिए वैलिड है, वेव हर डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर सेम फेज वाले पार्टिकल्स को आप देखोगे इस केस में तो आपको क्या मिलेगा? स्फीयर्स मिलेगा, क्योंकि सेम स्पीड से हर डायरेक्शन में लाइट बाहर जा रहा है या सेम स्पीड से हर डायरेक्शन में वेव बाहर जा रहा है, तो सेम फेज वाले पार्टिकल हमेशा सेम डिस्टेंस दूर रहेंगे। तो यहाँ पे ये इस जैसे ये यहाँ पे मैंने एक स्फीयर बना दिया, इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। सिमिलरली कोई और स्फीयर आप बना दो, वो भी सेम फेज का हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपको वेव फ्रंट का शेप पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। अब अगर सपोज इस स्फीयर को बड़ा करते जाए, ठीक है, बड़ा करते जाए तो फिर अब जब ये बहुत बड़ा हो गया होगा स्फीयर, इसका कोई स्मॉल पार्ट को आप देखोगे तो स्मॉल पार्ट कैसा लगेगा? आपको स्ट्रेट लगेगा। ठीक है, और याद रखिए 3 डायमेंशन में है, तो अगर सर्कल होता तो बहुत बड़ा सर्कल का स्मॉल पार्ट आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है, वैसे क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का स्मॉल सेक्शन आपको एक प्लेन दिखेगा। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि अगर ये स्फीयर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका कोई स्मॉल पार्ट देखेंगे तो उसको प्लेन बोल सकते हैं हम लोग। फिर यही स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेनर वेव फ्रंट सा दिखेगा बहुत बड़े स्फीयर के लिए। ठीक है, देखो इनफिनाइट डिस्टेंस बात। अब हाइजेंस प्रिंसिपल पे आते हैं। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर आपको किसी वेव फ्रंट का शेप पता है अभी और आपको कुछ देर बाद का उसका शेप पता करना है, तो आप क्या करोगे? अभी वाला जो शेप है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट पे, उन सब पॉइंट को आप सोर्स अजूम कर लो और फिर उन सबको आप सोर्स अजूम करने के बाद आप उन सब पॉइंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करो। ठीक है, अब उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का जो सुपरपोजिशन होगा, ठीक है, या कॉमन सरफेस आएगा उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे, वेव फ्रंट का शेप बोलेंगे एट अ लेटर टाइम। मतलब क्या है? सपोज आपके पास वेव फ्रंट है प्लेनर, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, सब यहाँ पे जितना भी चीज लिखा उसको भूल जाओ अभी, खाली इस लाइन के बारे में सोचो। ठीक है, तो एक प्लेनर वेव फ्रंट है, तो आपको इसका शेप पता करना है कुछ देर बाद, तो आप क्या करोगे? इस प्लेनर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट को आप सोर्स ऑफ लाइट मान लो। ठीक है, लाइट या जो भी है वेव, कोई भी वेव, यहाँ पे इन सबको सोर्स मान लो। अब हर एक पॉइंट जो है सोर्स जैसे बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे आप इमेजिन करो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स हैं, मैं लाइट का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ हर बार, जितने सारे पॉइंट्स सब सपोज एक पॉइंट सोर्स है लाइट के, तो सबसे स्फेरिकल रेफरेंस बाहर निकलेगा क्योंकि पॉइंट्स आपको पता है स्फेरिकल रेफरेंस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 3-4 पॉइंट्स के लिए दिखाऊँ, जैसे ये वाला पॉइंट के लिए स्फेरिकल रेफरेंस, इसके लिए स्फेरिकल रेफरेंस, इसके लिए स्फेरिकल। तो याद रखना ये सब पॉइंट अभी इसी प्लेन पे थे और सेम टाइम के बाद आप देखोगे तो सबसे जो स्फेरिकल वेवफ्रंट निकल रहा होगा बाहर, उसका रेडियस कितना होगा? सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट आइडेंटिकल है, सबका वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, इस पॉइंट के लिए इसका है, वैसे बहुत सारे पॉइंट सबके लिए कुछ ना कुछ आएगा। फिर आपके पास जो बहुत सारे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स अभी दिख रहे हैं उन सब में कॉमन सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करो, कॉमन टेंजेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्फीयर है, मैं तो 3-4 ही दिखाया हूँ, एक के बाद एक बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी स्फीयर्स है, उन सब पे कॉमन टेंजेंशियल प्लेन आप ड्रॉ करोगे तो फिर से क्या आएगा? यही प्लेन आएगा। ठीक है, यानी ये शेप जो पहले था, यानी वेवफ्रंट जो यहाँ पे था, वो वेवफ्रंट अब कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, वैसे ही अगर आप एक सपोज एक कर्व है या कोई स्फेरिकल वेवफ्रंट है, उसका कोई सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, इसमें भी हर एक पॉइंट को सोर्स मानोगे, तो ये वाला पॉइंट को सोर्स मानो तो इसके लिए स्फेरिकल वेवफ्रंट बना, इसके लिए बना, इसके लिए बना, एंड सो ऑन, सबके लिए बनेगा। ठीक है, फिर जो बहुत सारे आपको स्फीयर दिख रहे हैं यहाँ पे, उन सब स्फीयर के सरफेस पे आप एक कॉमन टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ करोगे तो आपको ये वाला प्लेन मिलेगा। तो यानी अभी अगर वेवफ्रंट का शेप ऐसा है तो कुछ देर बाद ऐसा रहेगा, कुछ देर बाद यहाँ पे हो जाए, कुछ देर बाद यहाँ पे हो जाए, वैसे ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है वेवफ्रंट। ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल में आप हर एक पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट को आप सोर्स अज्यूम कर लो और फिर ड्रॉ करो। ठीक है, नया वेवफ्रंट का शेप आप ड्रॉ कर सकते हो मानते हुए। अब जो मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ देर के लिए 11th का पोर्शन है, लेकिन वो थोड़ा समझ लेते हैं ताकि चैप्टर का फील आ जाए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक से ज्यादा वेव किसी पॉइंट पे प्रेजेंट है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हम लोग उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टू फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट टू सेकंड वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट टू थर्ड वेव एंड सो ऑन। तो मैं 2 वेव के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, सपोज पहले वाले वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उस पॉइंट का वो है a1 sin ओमेगा टी, a1 ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड होगा, और दूसरे वाले के लिए आ रहा है a2 sin ओमेगा टी प्लस पाई, है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं यूजुअली 99.99 क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा इंटरफेयरिंग वेव्स का। ठीक है, तो हम लोग वही वाला केस देख रहे हैं, तो इनको आप कंबाइन करोगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो ये रिलेशन ऐसा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि 2 वेव्स मिलके फिर से एक वेव दिया है आपको। ठीक है, क्योंकि वेव का मतलब, या 2 एसएचएम मिलके फिर से एक एसएचएम दिया है। ठीक है ना, यानी 2 वेव्स मिला है और जो पॉइंट था जहां पे हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट पता कर रहे थे वो आप इंडिविजुअल वेव्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उनको ऐड करके पता कर लिए। अब यहाँ पे जो ए है
जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंडिविजुअल वेव्स के जो एम्पलीट्यूड थे उन पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूला से, ठीक है। और जो ये एंगल है फेज, ये इसका tan आता है इससे, ये याद रखने, ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग देख ले रहे हैं। तो यही सब आपको याद रखने 11 का चीज है। अब यहाँ पे आपको पता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते थे, जब फेज डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 2 पाई होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। उस केस में क्या होता है, दोनों वेव्स फेज में काम करे, फेज में मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फुल्ली। तो एक के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट A1 है, दूसरे के कारण A2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, ठीक है। यानी एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो वाइब्रेटिंग पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। सिमिलरली अगर वेव्स आउट ऑफ फेज है, जिसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है कि फेज डिफरेंस उनका मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 5 होता है, ठीक है। अब ये चीज समझने के लिए मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ। सपोज ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, तो यहाँ पे दोनों फेज में है, ठीक है। और ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, यहाँ पे एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है ना, क्योंकि पहला वाला वेव अगर ऊपर ले जाना चाहता है, दूसरा वाला वेव एग्जैक्टली उसके अपोजिट, और पहला वाला वेव अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना चाहता है ऊपर, लेकिन दूसरा वाला मैक्सिमम करना चाहता है नीचे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ फेज। यहाँ पे अगर आप फेज डिफरेंस पूछो वेव का तो पाई है, यहाँ पे 0 है, लेकिन हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 0 एंगल हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, सब इक्विवेलेंट है ना। तो यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे होगा। तो जब भी फेज डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग वेव्स मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। वैसे यहाँ पे 2 पाई ऐड करते हो सब में, तो ये सब में भी डिस्ट्रक्टिव होगा, इसमें हो रहा है तो इसमें भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव के लिए आप देख सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड को लिखने का तरीका क्या, 2n + 1 या 2n - 1, जैसा मैंने आप लिख लो, ठीक है। यही सब चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। वापस इस चैप्टर में चीज में आते हैं। ये भी चीज वैसे सॉरी कुछ देर के फिर से 11 का लीजिए। इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पता होना चाहिए। तो अगर कंबाइनिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल है, जैसे A1 A2 अगर इक्वल है, तब आप जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका अगर एम्पलीट्यूड निकालोगे एक्सप्रेशन, तो उसका एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन में यहाँ पे वही A1 A2 को अगर इक्वल पुट कर दे, सपोज A1 A2 दोनों का वैल्यू A0 है, वो पुट कर दे यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई होकर ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब दो इक्वल एम्पलीट्यूड वाले वेव्स अगर कंबाइन होंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। याद रखने फॉर्मूला। अब आपको पता है क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो जो न्यू इंटेंसिटी है डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटेंसिटी इक्वल टू न्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओल्ड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेशियो लेने के बाद क्या, क्योंकि आपको न्यू और ओल्ड का रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा एम्पलीट्यूड का, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आप इंटेंसिटी ऑफ मतलब इंटरफेयर होने के बाद जो इंटेंसिटी, जिसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोलेंगे, नेट इंटेंसिटी, हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। मैं इसी केस के लिए बता रहा हूँ, जब दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल है तब ऐसा होगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। यहाँ पे अब अगर देखोगे तो ये वाला टर्म का मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले टर्म का मैक्सिमम वैल्यू 4I0 हो सकता है, जिसको हम लोग Imax से डिनोट करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू cos स्क्वायर 5/2। 5 याद रखना, दोनों वेव्स कंबाइनिंग वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है 5, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्सेज पे आते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, दो सोर्स है लाइट के, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और उनका फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, जैसे ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहाँ से जो वेव निकल रहा है वो और ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के, यानी ω1 ω2 है तो ω1 = ω2, तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी पॉइंट पे, सपोज ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे इस वेव का कुछ फेज है, ये वेव का ही कुछ फेज है, लेकिन उनका जो फेज डिफरेंस होगा, इसका माइनस इसका, ये जो हैगा, ये फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए। दिस शुड रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अभी इस पॉइंट पे आप इनका फेज डिफरेंस देखें, कुछ देर बाद देखें, 10 साल बाद देखें, तो अगर ये कोहेरेंट होंगे तो हमेशा उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस उनका वही रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। इनकोहेरेंट में क्या होगा, इनकोहेरेंट मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो इनकोहेरेंट बोलेंगे, या तो सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं है या किसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान देना, कोहेरेंट के केस में टाइम पे डिपेंड करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे इनका जो फेज डिफरेंस होगा किसी और पॉइंट पे भी इन दोनों वेव्स का सेम फेज डिफरेंस होगा, वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो तो हो गया अलग अलग स्पेस के पोजीशन पे फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फेज डिफरेंस इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। लेकिन मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक पोजीशन पे आप अगर देखते रहो तो इनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अभी फेज डिफरेंस अगर 3.2 पाई है तो हमेशा इस पॉइंट पे इन दोनों पार्टिकल मतलब इन दोनों वेव्स का, जब भी इस पॉइंट पे ये दोनों वेव्स पहुंच रहे होंगे तो इनका फेज डिफरेंस इतना ही रहेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं कर, ठीक है। इस पॉइंट पे इतना हो सकता है, इस पॉइंट पे 3.9 हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे एक बार 3.9 मिल गया तो हमेशा इस पॉइंट पे 3.9 मिलने वाला है ना। तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब जब भी दो सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तब उनके कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मिनिमा आप क्लियरली आप हमेशा डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जो इनकोहेरेंट सोर्सेस होंगे
क्योंकि वो इनकोहेरेंट है, तो किसी पॉइंट पे उनका फेज डिफरेंस तो चेंज होते रह रहा है, चेंज होते रह रहा है। तो जैसे ये दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेस है, ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे ये दोनों अभी ये लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, है ना, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं मतलब फेज डिफरेंस सपोज 0 2 5 कुछ भी मान ले, मैं 0 मान लेता हूँ, है ना, लेकिन इसी पॉइंट पे क्योंकि ये लोग इनकोहेरेंट है तो अभी इनका फेज डिफरेंस 0 है, तो कुछ देर बाद तो जरूरी नहीं कि 0 रहे, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कुछ देर बाद पाई हो गया तो फिर डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, कुछ देर बाद 0 हो गया कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, और रैंडमली चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव, तो सेम पॉइंट पे ब्राइटनेस बढ़ रहा है घट रहा है, कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइटनेस बढ़ रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइटनेस घट रहा होगा, एंड सो ऑन, या बीच का कुछ भी होगा तो वैसा वैल्यूज दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो पॉइंट इज अगर दोनों कोहेरेंट होते तो इस पॉइंट पे अगर एक बार ब्राइट दिख रहा तो हमेशा ब्राइट दिखना चाहिए, क्योंकि कोहेरेंट है तो किसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस टाइम का चेंज नहीं हो सकता, तो एक पर जो चीज दिख रहा है हमेशा वही दिखना चाहिए, ठीक है। वैसे इन अगर ये दोनों कोहेरेंट होते हैं इस पॉइंट पे सपोज डार्क बना है एक बार तो हमेशा डार्क ही दिखेगा, तो ब्राइट डार्क या कोई भी शेड ऑफ ब्राइटनेस वो फिक्स है, ठीक है। आपको स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे आपको जो ब्राइटनेस दिख रहा है, किसी भी पॉइंट पे जो ब्राइटनेस होगा उसका वैल्यू टाइम पे चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको एक स्टेबल पैटर्न दिख रहा है। लेकिन अगर इनकोहेरेंट हुए तब इस पॉइंट पे अभी ब्राइट है, कुछ देर बाद कंप्लीटली डार्क है, कुछ देर बाद कंप्लीटली ब्राइट है, या उसके बीच का कुछ भी हो सकता है, रैंडमली चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो आपको जो ब्राइट डार्क के स्पॉट्स है वो सब स्टेबल नहीं दिखेंगे, उनका पोजिशन रैंडमली चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में भी इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनता है लेकिन वो दिखता नहीं है ना। अब अगर हम क्योंकि लाइट का बात करेंगे चैप्टर में, तो लाइट के लिए जो फेज डिफरेंस होता है, फेज कांस्टेंट होता है, बहुत रैपिडली चेंज होता है, ठीक है। तो फेज कांस्टेंट अगर रैपिडली चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ तो आपका जो पैटर्न होगा वो भी रैपिडली चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। तो जो ह्यूमन आई है, हम लोग जो देखेंगे उस पैटर्न को तो हमें क्या दिखेगा, हमें एवरेज दिखेगा, ठीक है। एवरेज मतलब क्या, अगर आप सपोज रूम का लाइट को ऑन ऑफ कर रहे हो तो अगर गैप है ऑन ऑफ के बीच में तब तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब गैप है तो आपको पता चल जाएगा कंप्लीट डार्क कंप्लीट ब्राइट कंप्लीट डार्क वैसे। लेकिन अगर बहुत फास्ट ऑन ऑफ कोई कर रहा है, इतना फास्ट कर रहा है कि आप मतलब डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ही कम टाइम मिल रहा है आपकी आंखों को पता चलने के लिए कि कब लाइट है कब डार्क है, ठीक है ना। तो अगर बहुत ही कम टाइम मिल रहा है हमें, जो कि होगा अगर लाइट का फेस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, फेस कांस्टेंट उन दोनों वेव्स इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच का फेस कांस्टेंट बहुत जल्दी से चेंज हो रहा होगा, तो जो पैटर्न बहुत जल्दी से चेंज होगा कि आपको उसमें फर्क पता ही नहीं चलेगा। फर्क पता ही नहीं चलेगा मतलब क्या, किसी पॉइंट पे कंप्लीट ब्राइटनेस में याद रखना 4 I0 का इंटेंसिटी हो रहा था, है ना, और किसी पॉइंट उसी पॉइंट पे अगर कंप्लीट डार्कनेस तो 0 का होगा। तो ये अगर 0 से 4 I0 के बीच में बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है वैल्यूज, तो आपको इसका एवरेज दिखेगा। तो आपका आंख को लगेगा कि हमेशा इस पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट इंटेंसिटी कितना है 2 I0, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको टाइम एवरेज दिखता है जब इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे, मतलब अल्टीमेटली आप ये बोल दो कि इंटरफेरेंस में फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है ना। तो टाइम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आपको इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पता था, इसका एवरेज निकाल लो क्योंकि आपको एवरेज इंटेंसिटी दिखेगा, है ना। इसका एवरेज निकालेंगे तो आई मैक्स तो कांस्टेंट है, एवरेज के बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर का वैल्यू जो है उसका एवरेज लेंगे, तो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, ओवर साइकिल हाफ होता है। तो ये चीज 4 I0 बाय 2 यानी 2 I0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो यहाँ पे देखो 2 I0 आया ना, अल्टीमेटली 2 I0 आया, मतलब पहले वाले का I0 दूसरे वाले का I0 सिंपली ऐड हो गया, 2 I0 हो गया, ठीक है। और अगर दोनों इंटेंसिटी डिफरेंट होती तो I1 प्लस I2 बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, जब दोनों इंटेंसिटी इक्वल होंगे I0 I0 तो 2 I0 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना कि ये चैप्टर हम लोग को अजीब क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में ये इमेजिन नहीं कर पाते कि दो लाइट मिलकर डार्क बन जा रहा है ना। क्यों, क्योंकि आप एक रूम में बैठे हो, आपने एक बल्ब ऑन किया, ठीक है, तो आप किसी एक पॉइंट को देख रहे हो, तो एक बल्ब ऑन करने से वहां पे ब्राइटनेस कुछ दिखा आपको, है ना। आपको पता है कि आप दूसरा बल्ब ऑन करोगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ने वाला है ना। लेकिन जब हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज का बात करेंगे तो समहाउ ये दोनों बल्ब अगर कोहेरेंट सोर्सेज होते, ठीक है, होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके कारण इंटेंसिटी I1 है, इसके कारण I2, तो आपको I1 प्लस I2 दिखता है। लेकिन अगर ये दोनों कोहेरेंट होते तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि ये ऑन किए तो यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी है, लेकिन ये ऑन किए तो यहाँ पे इंटेंसिटी घट गया, मतलब दो लाइट मिलके, पहले से यहाँ पे कुछ लाइट था लेकिन ये वाला बल्ब ऑन किया तो यहाँ पे थोड़ा लाइट मतलब ब्राइटनेस कम हो गई है। ऐसे भी हो सकता है किसी पॉइंट पे कंप्लीट डार्कनेस आ जाए, मतलब एक बल्ब ऑन है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट, लेकिन दूसरा बल्ब ऑन किया तो पॉइंट गायब हो गई, या पॉइंट आपको दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस आ गया, ठीक है। तो रियल लाइफ में हम लोग देख नहीं पाते हैं, कारण वही है क्योंकि सोर्सेस इनकोहेरेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो आपके डे टू डे लाइफ में दिखता है, ठीक है। अब टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट, याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, मेजॉरिटी है इस पार्ट का, मतलब इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मेजर पोर्शन यही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप पहले देख लेते हैं। तो एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स मान लो, और यहाँ पे 2 होल्स है, ठीक है। अब इसी सोर्स से जो लाइट निकल रहा है वही दोनों के इस सोर्स से जो लाइट निकल रहा है वही लाइट इन दोनों होल से पास होते हुए इस स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसी का फिर सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, यह जो हमारे काम का वो ड्रॉ किया हूँ। तो ये दोनों सोर्सेस को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे जो स्क्रीन था उसको ड्रॉ कर दिया,
ठीक है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि एक ही सोर्स से दोनों लाइट निकल रहा था। ये दोनों सोर्सेज जो है S1 S2 एक्चुअली में दोनों सोर्सेज नहीं, लेकिन सोर्सेज बिहेव करेंगे। तो S1 S2 में क्योंकि सेम बेसिक सोर्स से लाइट पहुंच रहा था, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, कोहेरेंट है। ठीक है, तो आपके पास एक कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अब एक कोहेरेंट सोर्सेज का इंटरफेरेंस पैटर्न या इनके कारण जो पैटर्न बनेगा वो आप स्क्रीन में देखना चाहते हो। तो यहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन के कोई भी जनरल पॉइंट P ले लेते हैं, तो उस पॉइंट पे S2 को चलने के लिए ज़्यादा लग रहा है, S1 को चलने के लिए कम लग रहा है। अगर P ऊपर है, अपर हाफ में है, लोअर हाफ में रहता तो उल्टा रखता है। जो भी इन एनी केस कोई भी पॉइंट आप स्क्रीन पे ले लोगे तो वहां पे इनका फेज डिफरेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस है। ये वेव को ज्यादा चलना पड़ रहा है, इसको कम चलना पड़ रहा है। ठीक है, भले यहाँ पे दोनों सेम फेज में है, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोनों का फेज में फर्क आएगा ना। आपको पता है ना, वेव में अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग फेज होता है ना। इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस है, मतलब पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस आएगा। अब पार्ट डिफरेंस निकालना है, मतलब ये दोनों वेव चलने में किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक को दूसरे से कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है उसको पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे S2P माइनस S1P। ठीक है, इस वेव को S2P चलना पड़ रहा है, यहाँ से जो वेव निकल रहा होगा उसको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए S2P, और यहाँ से जो निकल रहा होगा S1P। ठीक है, इसको पार्ट डिफरेंस बोलेंगे। अब पार्ट डिफरेंस का वैल्यू आता है d sin थीटा। अब इन दोनों होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल d से नोट कर रहे हैं। होल्स वाला प्लेन या स्लिट्स का प्लेन और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस को कैपिटल डी से नोट करेंगे। ठीक है, तो अगर पार्ट डिफरेंस आप निकालोगे तो स्मॉल d sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पे थीटा याद रखना, जिस पॉइंट पे आप पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हो उस पॉइंट का एंगुलर लोकेशन है, कितने एंगल पे वो। ठीक है, तो d sin थीटा। अब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब स्मॉल d इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू लार्ज d। ठीक है, अब अगर स्मॉल d लार्ज d से बहुत छोटा है और साथ में साथ ये y भी बहुत छोटा है स्मॉल d से। ठीक है, अब y बहुत छोटा है स्मॉल d से, उसके लिए ये डायग्राम इमेजिन मत करना। आप इस पॉइंट p को बहुत पास मानना होगा, उस केस के लिए मैं बता रहा हूँ ये वाला चीज, है ना। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी इससे बहुत छोटा है और ये भी इससे बहुत छोटा है, तब जो पार्ट डिफरेंस होगा उसको d sin थीटा बदले d tan थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मुला वैल्यू यूज करना जब सिर्फ ये बताओ। अगर ये दोनों चीज बोल दी गई तब ये फॉर्मुला यूज करना। ठीक है ना। तो पार्ट डिफरेंस को जिसको मैं डेल्टा से नोट कर रहा हूँ वो इस केस में, इस केस में मतलब ये भी बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस एंड दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस, तब पार्ट डिफरेंस हो जाएगा d tan थीटा, और tan थीटा आप यहाँ से देख सकते हो, tan थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, यानी dy by d। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। जैसे फेज के टर्म्स में जब बात कर रहे थे तो कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए था। ठीक है, याद रखना कि लैम्डा डिस्टेंस चलने से 2 पाई का फर्क आता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना फेज का फर्क है, 2 पाई का। ठीक है ना, तो जब फेज डिफरेंस 2 पाई का होता था तब कंस्ट्रक्टिव होता था। अब 2 पाई का फेज डिफरेंस करेस्पॉन्ड टू कितना का लेंथ का डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस, लैम्डा। वैसे 4 पाई का 2 लैम्डा एंड सो ऑन, है ना। तो आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव होने के लिए ये होता था। अब इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस के टर्म से बात करें तो कंस्ट्रक्टिव होने के लिए 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, मतलब मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव होने के लिए। तो मल्टीपल ऑफ लैम्डा, है ना, एन एक इंटीजर होना चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। ठीक है, अब पार्ट डिफरेंस तुम्हें पता है ये फॉर्मूला है dy by d। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये दोनों कंडीशन ट्रू है। तो अभी के लिए कुछ देर के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू है मान लो, वही सब वही टाइप का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल रहा है ना, dy by d को इससे इक्वेट किए तो y का कुछ वैल्यू मिला। अब y क्या था, y था पोजीशन ऑफ पॉइंट p ऑन द स्क्रीन, है ना। जैसे y इक्वल टू 0 है तो यानी o का बात हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप कंस्ट्रक्टिव के लिए y निकाल रहे हो तो ये सब अलग अलग कंस्ट्रक्टिव वाले पॉइंट्स का, यानी जहां जहां पे दोनों सोर्सेस मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे उन सब पॉइंट्स का लोकेशन से आ जाएगा। मैं पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो n का बहुत सारे वैल्यू पुट कर सकते हो ना। जैसे n इंटीजर है, n के लिए 0 पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते, तो y के लिए 0 आएगा। y के लिए 0 मतलब ये वाला पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। अब वो ऑब्वियस भी था, ये सोर्स और ये सोर्स यहाँ पहुंचने के लिए सेम डिस्टेंस चल रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री, तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, है ना। कोई पार्ट डिफरेंस है ही नहीं, तो फेज डिफरेंस में नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं मतलब दोनों सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम ब्राइटनेस। फिर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर एक वैल्यू आएगा, 2 पुट करेंगे तो फिर एक वैल्यू आएगा। तो उन सब वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिल रहा है, n के लिए 1 पुट करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। ठीक है, वो सब पॉइंट्स पे ब्राइट बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा उन सब पॉइंट्स पे। वैसे डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस होना चाहिए n प्लस 0.5 लैम्डा। ठीक है, n फिर से इंटीजर है। अब इसी से आगे बढ़ोगे तो अल्टीमेटली आपको डिस्ट्रक्टिव के लिए लोकेशन सब इस फॉर्म में मिलेगा। n का वैल्यू 1 2 3 4 जो पुट करो उसके हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रक्टिव वाले पॉइंट्स का लोकेशन मिलता जाएगा। स्क्रीन के ऊपर ही मिलेगा, नीचे ही मिलेगा। ठीक है, अब फ्रिंज का विड्थ, 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस यानी 2 कंसेक्यूटिव डिस्ट्रक्टिव वाले पॉइंट्स या 2 कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। कंसेक्यूटिव होने चाहिए एक के बाद एक। ठीक है, तो सपोज ये इसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। अब अगर डार्क निकालोगे जो फॉर्मुला में निकालते हैं नीचे, तो डार्क फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच का डिस्टेंस को भी आप फ्रिंज विड्थ बोलोगे। कहीं भी कोई भी ले लो आप, 10वां और 11वां के बीच का फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ये आता है। ठीक है, अब शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस
ये इंटरफेरेंस जो पैटर्न बना उसका शेप क्या होगा, पिन होल अगर यूज कर रहे हो आप यहाँ पे तब जो पैटर्न बनेगा वो मतलब जो शेप बनेगा हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। और अगर स्लिट्स यूज कर रहे होगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इस शेप का बात क्यों करें, क्योंकि स्क्रीन का तो आपको यहाँ पे 2 डायमेंशनल फॉर्म दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में स्क्रीन तो ऐसा है ना, तो अगर दोनों स्लिट्स होल्स है तब यहाँ पे ऐसे ऐसे बन रहा, ठीक है, हाइपरबोला बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों स्लिट्स है, स्लिट्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन है थिन लाइन, यहाँ पे भी एक थिन लाइन है, तब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। शेप याद रखना है। इंटेंसिटी तो हम लोग देख लिए थे, इतना होता है, याद रखना है। ये जब हम लोग बोल रहे हैं तो यंग डबल स्लिट की ही बोल रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक ही सोर्स से लाइट निकल रहा था, ठीक है, या यहाँ पे अगर इन दोनों होल्स का इंटेंसिटी इक्वल है तब ये यूज करना है, ठीक है। 4 I0 cos का, इसका भी I0 है, इसका भी I0 है, तो इतना, ठीक है। अब अभी तक बहुत सारी चीज बात कर ली, ये भी इंपॉर्टेंट चीज कोई बात कर लेते हैं, ये वैसे 11 का चीज है। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच का रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस k टाइम्स पार्ट डिफरेंस, k आपको याद होगा 2 पाई बाय लैम्डा होता है। अब अगर डेल्टा का वैल्यू या पार्ट डिफरेंस का वैल्यू डी साइन थीटा यूज करेंगे, दो वैल्यू था ना पार्ट डिफरेंस, एक डी साइन थीटा था इस कंडीशन में, तब फेज डिफरेंस इतना आ जाएगा, और अगर डी टेन थीटा यूज करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद ही होगा। अब जब दोनों इंटेंसिटी इक्वल है, I0 के बराबर है, तब तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये आता है। लेकिन अगर इंटेंसिटी इक्वल नहीं है तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दोनों वेव्स को मिलने के बाद जो इंटेंसिटी दिखेगा उसका एक्सप्रेशन ये आता है। पहले वेव का इंटेंसिटी, दूसरे का इंटेंसिटी 2I1 I2 cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट और अपर्चर एंड इट्स स्प्रेडिंग इन द ज्योमेट्रिकल शैडो। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे लाइट ऐसे दे मार रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन के हर पॉइंट पे लाइट पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दियो, तो ऑब्जेक्ट रख दोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि स्क्रीन के इतने पोर्शन में तो लाइट नहीं पहुंचेगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन पहुंचेगा, ये वाला पोर्शन पहुंचेगा, है ना। लेकिन ये देखा गया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि इस वाले पोर्शन में भी लाइट पहुंच जाता है। तो ये वाला पोर्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शैडो वाला पोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, यहाँ से तो रेस पास कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर शैडो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी लाइट पहुंच जाता है कुछ कुछ, मतलब यहाँ पे लाइट रे बेंड हो गई है मान लो एजेस पे, वही उसी चीज को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल है, इतना ही जगह है लाइट को जाने के लिए, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे इतना जगह में ही लाइट दिखेगा, बाकी जगह पे लाइट नहीं दिखेगा। लेकिन डिफ्रैक्शन के कारण लाइट फैल जाएगा या बेंड हो जाएगा, तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे ज्यादा जगह, जहाँ पे आप शैडो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वहाँ भी लाइट फैला हुआ है, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है, जो कि ये वाला केस था, एक स्लिट है जिसका विथ या स्लिट का विथ ही बोलते हैं, स्लिट का विथ ए, ठीक है। और ये जो स्क्रीन है यहाँ से मान लो कैपिटल डी डिस्टेंस दूर है, तो इसी का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ, nth मिनिमम, मिनिमम मतलब जहाँ पे मिनिमम ब्राइटनेस दिखेगा, है ना। तो मिनिमम ब्राइटनेस या डार्क फ्रिंज जो ही बोलना है, जहाँ पे डार्क स्पॉट दिखने वाला है, उसका एक्सप्रेशन ये है। यहाँ पे ए याद रखना, ए क्या था, स्लिट का विथ, ठीक है, साइन थीटा एन, nth वाले मिनिमा का एंगुलर लोकेशन साइन थीटा एन, है ना। जैसे यहीं पे आप मान लो ये जो बहुत ही छोटा है ये ए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे स्क्रीन है ना। तो स्क्रीन में जो सेंट्रल लाइन है वहां से कितना एंगल ऊपर है, थीटा एन एंगल ऊपर, इस पॉइंट पे nth मिनिमा बन रहा होगा, है ना। तो इस पॉइंट का एंगुलर लोकेशन और ये जो स्लिट है उसका विथ, उन सबको, और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, उन सबको मिला के फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो आपको पता है साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जनरल एक्सप्रेशन, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है। वैसे इसी केस में अगर आपको nth मैक्सिमा, nth मिनिमा के लिए a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, है ना। nth मैक्सिमा का अगर निकालना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, तो nth मैक्सिमा का एक्सप्रेशन ये होता है, a sin थीटा n, ठीक है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब हम लोग अगर फर्स्ट डार्क, सेंट्रल लाइन से फर्स्ट डार्क और सेंट्रल लाइन के नीचे फर्स्ट डार्क, इन दोनों डार्क पोजीशन के बीच वाले रीजन को सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी वर्सेस लोकेशन का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे आप देखो, ये सेंट्रल लाइन जो है इसी को ड्रॉ किया मैं, तो इसी चीज को आप उठा के यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच वाला जो रीजन है सेंट्रल लाइन की इस तरफ और इस तरफ ब्राइट रीजन है ना, ये पूरा ब्राइट है, इंटेंसिटी ज्यादा है ना, तो ब्राइट है। ये फर्स्ट डार्क है इस तरफ सेंट्रल लाइन के, और उस तरफ का फर्स्ट डार्क है, तो इनके बीच का जो ये है इसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट रीजन बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो विथ है वो यहाँ पे इससे दिया गया है, ये बहुत ही आसान है निकालना। आपको पता है कि ये सब एंगुलर लोकेशन दिया हुआ है ना, तो ये फर्स्ट वाला डार्क का एंगुलर लोकेशन हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, अगर थीटा छोटा है तो लैम्डा बाय n के लिए 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट डार्क चाहिए, n के लिए 1 पुट करेंगे तो थीटा वैल्यू लैम्डा बाय, तो फर्स्ट डार्क का लोकेशन है लैम्डा बाय। वैसे नीचे की तरफ भी फर्स्ट डार्क जो होगा वो भी लैम्डा बाय, तो इस पूरे चीज का एंगुलर विथ कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय, ये डिस्टेंस डी है, एंगल आपको पता है, डिस्टेंस पता है, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए, याद रखना एंगल बहुत छोटा है, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए d इंटू एंगल, d इंटू 2 लैम्डा बाय, d इंटू 2 लैम्डा बाय करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे
अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग अलग है, वो इस केस में भी था, लेकिन इस केस में अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो आपको हर जगह एम्पलीट्यूड सेम दिखता। ठीक है, मतलब यहाँ वाला ब्राइट देखो या यहाँ वाला ब्राइट देखो, दोनों ब्राइट की इंटेंसिटी सेम था डबल स्लिट में, लेकिन सिंगल स्लिट में सेंट्रल ब्राइट सबसे ज़्यादा ब्राइट है, फर्स्ट वाला ब्राइट जो है वो कम ब्राइट है, नेक्स्ट वाला और कम है, नेक्स्ट वाला और कम है, तो कम होते जा रहा है। ठीक है, अब अलग अलग पॉइंट्स का एंगुलर लोकेशन मिनिमा है, यानी ये सब पॉइंट्स मिनिमा, मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट का एंगुलर लोकेशन इससे और मैक्सिमम वाले का लोकेशन इससे मिल जाएगा। ठीक है, अब सर्कुलर अपर्चर है, यहाँ पे याद रखना स्लिट था। ठीक है ना, अब सर्कुलर अपर्चर है, अगर आपके पास सर्कुलर अपर्चर है जैसे ये, इसके थ्रू अगर लाइट जा सकता है तो इसमें जो आपको फर्स्ट डार्क रिंग दिखेगा, बहुत सारे कंसेंट्रिक डार्क रिंग्स दिखेंगे। ठीक है, डिफ्रैक्शन के कारण जो फर्स्ट डार्क रिंग दिखेगा उसका रेडियस जो होता है 1.22 लैम्डा डी बाई बी होता है। यहाँ पे बी है सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर। ठीक है, और ये है डी। ठीक है ना, सर्कुलर अपर्चर से स्क्रीन कितना दूर है उसको डी बोल रहे हैं, तो 1.22 लैम्डा डी बाई डी ये यूज करना है। लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन, अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट बहुत ही पास पास है, जैसे आपके पास ये दो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स अभी तो दूर है तो आपको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, अभी भी कर पा रहे हो, अभी कर पा रहे हो क्या? नहीं। अगर दो पॉइंट बहुत ही पास होंगे तो उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। ठीक है, अब एक लेंस का बात करते हैं, तो आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़े हो, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इसका इमेज सपोज यहाँ बना है ना, लेकिन हमें पता है डिफ्रैक्शन मतलब फैलना, लाइट का फैलना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट इमेज नहीं बनेगा, कुछ फैला हुआ बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो पॉइंट था लेकिन इमेज इसका कुछ रीजन में फैला हुआ है। वैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी फैल के यहाँ पे बना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बहुत ही पास होंगे तो इनका इमेज जो है कोइंसाइड करेगा, इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट कोइंसाइड करेगा, तो आपको दो अलग अलग इमेज दिखेंगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम हो जाएगा तो उनके इमेजेस को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, और हम लोग तो इमेज ही देखते हैं ना। ठीक है, जैसे आप अपने आंखों से थ्रू क्या देख रहे हो, आपके आंख में जो लेंस है उसमें जो इमेज बन रहा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, अभी आप जो इस लेटर को देख रहे हो, इसका इमेज आपके लेंस में बन रहा होगा तभी तो देख रहे हो ना। ठीक है ना, तो हम लोग तो हमेशा हम लोग देखते हैं, ह्यूमन हमने लेंस के थ्रू ही देखते हैं, इमेज ही देखते हैं हमेशा। तो यानी दो पॉइंट बहुत पास है तो आंख उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होता है ताकि आपको वो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट दिखे। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी छोटा डिस्टेंस हो तो जरूरी नहीं कि पहचान लो कि दो अलग अलग पॉइंट है, दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ताकि वो दोनों पॉइंट्स डिस्टिंग्विशन लगे, अलग अलग लगे, तो उसको हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर टू ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स टू बी बेयरली रिजॉल्व, मतलब जस्ट आपको पता चले कि हाँ दोनों अलग अलग है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस था तो अच्छा है, लेकिन कम करते 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 एक तो पॉइंट होगा ना जिसके बाद से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जहां पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाना स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व है ना। तो जस्ट रिजॉल्व है तो उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन इतना होना चाहिए, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का एंगुलर सेपरेशन कम से कम इतना होना चाहिए ताकि वो दोनों अलग अलग दिखें। ये कम से कम है। ठीक है, 1.22 लैम्डा बाय बी लैम्डा है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को देखने के लिए, और ये है डायमीटर ऑफ द लेंस, वही जो पिछले पेज में फॉर्मूला था वही। माइक्रोस्कोप वाला ये है, ये माइक्रोस्कोप के लिए है, ये एंगल थीटा है, तो माइक्रोस्कोप के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का ताकि आप उसको देख सके, वो मिनिमम डिस्टेंस इस फॉर्मूला से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे म्यू का मतलब समझते हैं, म्यू होगा ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच वाला जो रीजन है, वो रीजन जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमिटी से बना होगा उसको म्यू बोलेंगे। ठीक है, ये एंगल हाफ एंगल साइन थीटा 1.22 लैम्डा, लैम्डा फिर से वही वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। अब रिजॉल्विंग पावर होता है इनवर्स ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट दो क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, वैसे टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर का ये होता है, याद रखना। रिजॉल्विंग लिमिट माइक्रोस्कोप मतलब एक डिस्टेंस है, लेकिन टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग लिमिट मतलब एक एंगल है। ठीक है, आप डायमेंशन से भी देख सकते हो, ये एक एंगल है, लैम्डा भी लेंथ है, ए भी लेंथ है, तो लेंथ बाय लेंथ कट गया तो कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, मतलब एंगल है। तो यहाँ पे एंगल था लेकिन यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था। ठीक है, सबका मतलब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोलराइजेशन क्या होता है? सबसे पहले पोलराइजेशन पॉसिबल है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए। ट्रांसवर्स वेव याद है ना, दो टाइप के वेव होते हैं, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आता है, ट्रांसवर्स में क्या आता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट वेव, ये सब ट्रांसवर्स वेव है ना। तो लाइट वेव वहीं पढ़ते इस चैप्टर में, तो जो भी ट्रांसवर्स वेव होते हैं उनको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया सकता, ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। सपोज लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, लाइट जो एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, एक्स ऐसा होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पता है ईएमआई जब पढ़े थे आप, ईएम वेव जब पढ़े होंगे आप, तो आपको पता है कि लाइट के प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वाइब्रेट करता है, तो हम लोग खाली इलेक्ट्रिक फील्ड से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा लाइट के प्रोपोगेशन डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सब डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ना। देख लो आप कैसे भी रखो, आप पेन को उंगली के परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो लाइट वेव अगर इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है
तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट क्या अनपोलराइज्ड, ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइब्रेटिंग इन एवरी डायरेक्शन। पोलराइज लाइट क्या होता है, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, या किसी सपोज कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फिक्स कर दियो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लाइट वेव इस तरफ जा रहा है मान लो, और खाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई के अलॉन्ग ही इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक पोलराइज लाइट है ना। बहुत टाइप का पोलराइजेशन होता है, ये लीनियरली पोलराइज, एक ही लाइन के अलॉन्ग सीमित है वाइब्रेशन, ठीक है। अब एक पोलराइजेशन लाइट को पोलराइज करने के लिए एक चीज यूज करते हैं जिसको पोलराइड बोलते हैं, ठीक है। तो पोलराइड का खासियत क्या होता है, पोलराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसके थ्रू अगर लाइट को पास करेंगे तो लाइट निकलने के बाद, पोलराइड में घुसने से पहले, सॉरी, पोलराइड से लाइट निकलने के बाद वो पोलराइज्ड रहेगा, ठीक है। वो क्या करता है पोलराइड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू अलाइन मॉलिक्यूल्स उनको जाने देता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सपोज ये कोई पोलराइड है, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे, ये अलाइन मॉलिक्यूल्स है ना, जो भी अलाइन मॉलिक्यूल का मतलब होता होगा, मतलब क्या है कि अलाइन मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले को ही पास करेगा, यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पास हो जाएगा और इसके पैरेलल वाला पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पास हो जाएगा, इसका भी दो कंपोनेंट है ये और ये, तो परपेंडिकुलर पास हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से लाइट जो घुस रहा था वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन निकलने के बाद खाली ये वाला वाइब्रेशन वाला ही बचेगा, इसके परपेंडिकुलर वाला बचेगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं दो पोलराइजर के थ्रू लाइट को पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सोर्स है, जब भी ऑर्डिनरी सोर्स बोला जाएगा मतलब अनपोलराइज लाइट मान लेना, तो उससे लाइट निकला, फर्स्ट पोलराइजर को क्रॉस किया, ठीक है। अब याद रखना कि इसमें तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इससे क्रॉस करने के बाद सिर्फ इसके अलॉन्ग वाला, सपोज उसका पास एक्सिस को ही बनाया हमने, ठीक है, तो पास एक्सिस के अलॉन्ग वाला ही वाइब्रेट करेगा, है ना। तो हर डायरेक्शन को ऑब्जॉर्व हो जाएगा एक्सेप्ट ये वाला डायरेक्शन। अब हर डायरेक्शन में इक्वल चांस था, वो हम लोग पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आई है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है, एक्जैक्टली हाफ इंटेंसिटी ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ये रिवीजन लेक्चर है, तो आप इसका ओरिएंटेशन कैसा भी रखना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनपोलराइज है तो इसके लिए हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रखो, कैसा भी रखो, इसका पास एक्सिस को ऐसा ऐसा कैसा भी रखो, यहाँ से जो यहाँ पे इंटेंसिटी का 10 है तो यहाँ पे 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अब तो ये वाला लाइट जो है ये ऑफकोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा, इस केस में इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो लाइट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इसी लाइन के होगा, ठीक है। अब ये वाला अगर इसके बाद फिर से इस लाइट को जो कि ऑलरेडी पोलराइज हो चुका है उसको फिर से किसी और पोलराइड या सेकंड पोलराइड के थ्रू पास करे या पोलराइजर के थ्रू पास करे, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा, पास एक्सिस के अलॉन्ग वाला बचेगा, उसके परपेंडिकुलर नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये फिर से और रिड्यूस होने वाला है। अब यहाँ पे सेकेंड पोलराइजेशन पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होता है वो फर्स्ट पोलराइजर का कॉस स्क्वायर टाइम्स होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ द एंगल बिटवीन दिस, इसका पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी के अलॉन्ग में ये डॉटेड लाइन बना हो, तो सेकंड पोलराइजर और फर्स्ट पोलराइजर के पास एक्सिस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I0 है, याद रखना यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I1/2 को मैं I0 बोल रहा हूँ, यहाँ पे I0 है तो यहाँ पे I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, यहाँ I0 मानते हैं, यहाँ I0 cos स्क्वायर थीटा, नहीं, यहाँ I0 है तो यहाँ I0/2, यहाँ I0/2 है तो यहाँ I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाम तो कुछ भी रखो, इसको लॉ को हम लोग मल्लूस लॉ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया क्लियरली, इसका कोई भी ओरिएंटेशन फर्क नहीं पड़ता, यहाँ I है तो यहाँ I/2 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये अनपोलराइज था, ये पोलराइज है, इसके बाद पोलराइज ही रहेगा ऑफकोर्स। अब बहुत से तरीके पोलराइज करने के, हमारे काम का सिर्फ रिफ्लेक्शन है। तो एक लाइट आया है वो रिफ्रैक्शन करना चाहता है, ठीक है। तो एक डेंसर मीडियम है, सॉरी रेयर मीडियम ही डेंसर मीडियम है ना। तो लाइट आपको पता है किसी भी सरफेस पे दोनों चीज होगी, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्रैक्ट हुआ है। अगर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू ब्रूस्टर एंगल के बराबर हो, ये एक ऐसा स्पेशल एंगल है जिसमें अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो पोलराइज्ड होती है, ठीक है। भले इंसिडेंट लाइट रे अनपोलराइज्ड थी, लेकिन अगर इस एंगल पे ब्रूस्टर एंगल पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये पोलराइज्ड होगी, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में उस केस में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो अल्टीमेटली म्यू और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ये रिलेशन आता है, इसको हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। ये ब्रूस्टर्स एंगल है और ये पूरा चीज को ब्रूस्टर लॉ बोल रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी का रिवीजन खत्म हो गया। अब हम लोग 41 जेईई में लेवल के क्वेश्चन करेंगे इन अराउंड हाउ मेनी मिनट्स, 80 मिनट्स, उससे कम टाइम भी लग सकता है। फिर से मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, आपको लेक्चर के अंत तक जाना है। थ्योरी हार्ड लग रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर आसान लगने लगेगा। न्यूमेरिकल्स के लेवल जरूरी नहीं कि आप बढ़ता ही जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन इजी हो सकता है एंड सो ऑन, डिफिकल्टी लेवल वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबके सब जेईई में क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं है तो पॉज कर लो वीडियो, फिर से देखो उस चीज को, स्लो डाउन करके देखो, बहुत से तरीके, लेकिन बीच में गिव अप नहीं करना है, ठीक है। लेक्चर के अंत तक जाना है। और कोई चीजें जो मैं थ्योरी के रिवीजन में डिस्कस नहीं किया वो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में टू डेमोंस्ट्रेट द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्सेज व्हिच इमिट रेडिएशन। तो हमें पता है इंटरफेरेंस देखना है हमें पैटर्न, तो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट मतलब उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उनका फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब डेफिनेट फेज रिलेशनशिप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में वेवलेंथ ऑफ लाइट
यूज इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज दिस मच, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर रिजॉल्विंग पावर, तो आपको पता है अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, इससे सेम फॉर्मूला से यूज करना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले, इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बोला गया, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो। तो आपको रिजॉल्विंग पावर का रेशियो चाहिए तो लैम्डा का रेशियो का इनवर्स ले लो, यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर 2, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, 500,000 बाय 4,000 एंगस्ट्रॉम, दोनों तो एंगस्ट्रॉम में, चेंज करने की जरूरत नहीं यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय, तो अभी मैंने बताया था कि ट्रांसफर्स वेव ही पोलराइज हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन सब टाइप की वेव करता है, इंटरफेरेंस सब टाइप की वेव करता है, साउंड वेव भी इंटरफेरेंस करते हैं, डिफ्रैक्शन भी सब टाइप की वेव करते हैं, लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन YDSC, ठीक है। तो आपको बोल दिया गया कि दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते थे, दैट इज ट्वाइस द वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे स्क्रीन है मान लो, ठीक है। तो आपको पता है कि सेंट्रल पॉइंट पे तो पार्ट डिफरेंस 0 होता है, ये ब्राइट है। जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा होगा वही ब्राइट होगा, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा वही ब्राइट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना इन दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 लैम्डा है। यानी स्क्रीन के किसी पॉइंट पे जो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस हो सकता है वो तो ऑफकोर्स 2 लैम्डा ही हो सकता है ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना एंगल कितना ही बड़ा कर सकते हैं, हमें पॉसिबल बोला है तो पूरे दूर तो जाना होगा, तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो बड़े एंगल के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग, डी साइन थीटा, ठीक है। और तो यहाँ पे बोला भी नहीं है कि ये डिस्टेंस तक कंपेरिजन बहुत कम है, तो चलो इसको यूज ना भी करें, तब भी आपको पता है इन दोनों पॉइंट का जो पार्ट डिफरेंस है किसी पॉइंट के लिए वो हमेशा 2 लैम्डा से कम होगा ना, ठीक है। मैक्सिमम 2 लैम्डा हो सकता है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये कहीं और भी हो सकती है, यहाँ पे देखेंगे लेकिन इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये जितना चलेगा ये उससे कितना ज्यादा चलेगा, 2 लैम्डा चलेगा। लेकिन हम लोग इस लाइन पे तो कहीं नहीं देख रहे ना, यहाँ पे कहीं भी देखेंगे तो इनका पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो दोनों सेम लेंथ चल रहे हैं, जैसे दूर जाते जाएंगे लेंथ में डिफरेंस आता जाएगा, और दूर जाएंगे और डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिफरेंस बढ़ के मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लैम्डा। तो हम लोग जो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ किया हूँ ये एक्जैक्टली सही नहीं है, 0 वाला तो यहाँ मिलेगा, लैम्डा वाला यहाँ मिल भी गया, लेकिन 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। यानी सेंटर ब्राइट तो बन रहा है, फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, और सेकंड ब्राइट जो है इन्फिनिटी बन रहा है। वैसे इस तरफ आए तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड फर्स्ट ब्राइट इसके लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, ये माइनस लैम्डा बोलते, ऊपर प्लस लैम्डा बोलते हैं, यहाँ नीचे माइनस लैम्डा, और यहाँ पे नीचे में -2 लैम्डा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, आप देखोगे तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग 2 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इस तरफ भी तो इस तरफ भी तो 2 2 4 और 1 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में येलो लाइट एमिटेड बाय सोडियम लैम्प इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब ठीक है एक ही कलर का लाइट। बाय द वे हम लोग जितना भी डिस्कशन किए थे वो सब चीज़ मोनोक्रोमैटिक के लिए ट्रू था, ठीक है ना। हम लोग व्हाइट लाइट से जो यंग्स डबल स्लिट होता है या व्हाइट लाइट को यूज करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरी में जितना भी हम लोग डिस्कस किए थे सब के सब खाली सेम लैम्डा वाले के लिए, है ना, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाले के लिए था, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी जो बोलना है बोलो। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पहले सोडियम लैम्प से कर रहे थे जो भी है, बाद में आप मोनोक्रोमैटिक ब्लू लाइट से कर रहे हो, सेम इंटेंसिटी का, मतलब पहले आप अलग वेवलेंथ यूज किए थे फिर कुछ अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हो, तो क्या फर्क आएगा। तो आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ जो होता है तो वो क्या होता था, लैम्डा डी बाई डी, ये होता था ना। तो आपको पता है कि ये चीज ब्लू लाइट, याद रखना येलो लाइट था पहले फिर ब्लू लाइट था, तो ये और इससे सबसे ज्यादा लैम्डा होता है, येलो का इससे कम, लेकिन आपको येलो और ब्लू को देखना है ना, तो इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा बढ़ रहा, तो ज्यादा लैम्डा येलो का है, तो पहले आप ज्यादा येलो यूज कर रहे थे तो पहले ज्यादा लैम्डा था, बाद में ब्लू को यूज किए तो लैम्डा कम हो गया। इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं आया ना, ये दोनों क्या है, ये है और ये, तो क्वेश्चन में तो बोला है खाली लाइट का कलर को चेंज करे, बाकी कोई चीज चेंज नहीं कर रहे, तो ये पूरा चीज सेम ही है दोनों केस में। लेकिन आप अगर येलो को ब्लू से रिप्लेस करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लैम्डा घट जाएगा तो बीटा घट जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज दिस मच इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज हाफ्ड एंड, ठीक है। तो पहले फ्रिंज विड्थ आपको दे दिया है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिए और स्क्रीन का डिस्टेंस को डबल कर दिए, ठीक है। तो पहले डी था तो बाद में 2D कर दिए, नहीं सॉरी डी को d/2 कर दिए, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन को हाफ कर दिए, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन को 2D कर दिया। याद रखना इसको डी बोलते थे और इसको कैपिटल डी, ठीक है। तो इसको हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। तो न्यू फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ लैम्डा d/d होता है, तो लैम्डा तो चेंज नहीं कर रहे, क्या चेंज कर रहे हैं, इसको कितने फैक्टर से चेंज किया हम लोग, 2 के फैक्टर से चेंज किए, बड़ा है। इसको कितने फैक्टर से चेंज किए, हाफ के फैक्टर से चेंज किए, तो ओवरऑल कितना फैक्टर आ गया, 4 आ गया, मतलब नया वाला बीटा 4 टाइम्स ऑफ पुराना वाला बीटा होगा, ठीक है। आप जो नॉर्मली रेशियो निकालते हो वैसे भी निकाल सकते हो, है ना, बीटा 1 बाई बीटा 2 करके करना, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, d1 बाई d2 पता है, स्मॉल d1 बाई स्मॉल d2 पता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो पहले अगर 2 था
तो 2 का 4 टाइम्स मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। YDSE इज परफॉर्म विथ व्हाइट लाइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो व्हाइट लाइट यूज़ करो, ध्यान देना पहली बार, इससे पहले हम लोग हमेशा मोनोक्रोमेटिक यूज़ करते थे। तो YDSE है तो यही सेटअप है, ठीक है। ये सोर्स 1 ये सोर्स 2, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे तो सेंट्रल ब्राइट है ना। अब पहले देखिए याद रखना, सिंगल वेवलेंथ का पहले इमेजिन करो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो दोनों सोर्सेस से लाइट को सेम डिस्टेंस चल के जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा दोनों फेज में पहुंचेंगे। जीरो पार्ट डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस मतलब इन फेज। तो यहाँ तो हमेशा रेड यूज करो, रेड रेड बहुत ज्यादा रेड, ठीक है, ब्लू ब्लू बहुत ज्यादा ब्लू, हमेशा यहाँ पे दोनों एक दूसरे सपोर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे, यानी रेड भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव करेगा, ब्लू भी कंस्ट्रक्टिव करेगा, सबके सबके लिए पॉइंट तो कंस्ट्रक्टिव है ना, चाहे रेड लाइट ट्रेवल करे या ब्लू ट्रेवल करे, दोनों केस में पार्ट डिफरेंस तो जीरो ही रहेगा। तो इस पॉइंट पे सब कलर प्रेजेंट है, सब कलर एक दूसरे को मतलब सब कलर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे, तो इस पॉइंट पे सब कलर प्रेजेंट है, सब कलर प्रेजेंट है, तो ये क्या दिखेगा आपको, व्हाइट दिखेगा, ठीक है। आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, तो सबको नीचे से चल कर दे विल नॉट बी ए कंप्लीटली डार्क फ्रिंज। अब सपोज इस पॉइंट पे रेड के लिए डार्क है, ठीक है, अब रेड के लिए डार्क है तो बाकी कलर के जरूरी के डार्क रहे। अब याद रखना व्हाइट लाइट में बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी वेवलेंथ है, हम लोग बोलने के लिए विग्योर बोलते हैं, लेकिन व्हाइट लाइट सपोज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर ऐसा कुछ होता है, या 700 नैनोमीटर तक रहता है मान लो, एक्जैक्ट रेंज जाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी है 401, 402, 402.75, ये सब के सब वेवलेंथ प्रेजेंट है ना। तो इतने सारे वेवलेंथ जब प्रेजेंट है इन्फिनिटली मेनी, तब किसी पॉइंट पे सबके सब, अगर आपको चाहिए कि ये पॉइंट कंप्लीटली डार्क दिखे, तो आप क्या चाहोगे कि इस पॉइंट पे सबके सब वेवलेंथ क्या करेंगे, सबके सब क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव कर रहे होंगे, लेकिन तो पॉसिबल ही नहीं। सपोज रेड के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो ब्लू के लिए जरूरी नहीं कि हो, ठीक है, सबके सब के लिए तो हो ही नहीं सकता। तो देयर विल नॉट बी ए कंप्लीटली डार्क रीजन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हम लोग को इनकरेक्ट पहचानना है। मैक्सिमा, द मैक्सिमा व्हिच इज नेक्स्ट टू सेंट्रल विल बी वायलेट, ठीक है। आपको पता है ये सेंट्रल है, आपको मैक्सिमा पता करना है, नियरेस्ट मैक्सिमा इसके, है ना। हमें पता है कि यहाँ से जो फर्स्ट ब्राइट रहता है, जैसे सिंगल वेवलेंथ जब यूज करते हैं जो फर्स्ट ब्राइट बनता है, फर्स्ट ब्राइट कितने बनता है, एन लैम्डा डी बाई डी में एन का वैल्यू 1 पुट कर दो तो लैम्डा डी बाई डी पे यहाँ से जब वाई की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी है तब यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बनता है, ठीक है। अब विबग्योर में सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट का है, तो सबसे कम लैम्डा वायलेट का है। तो यानी वायलेट के लिए ये वाला चीज सबसे कम आने वाली है, ये वाली चीज तो सबके लिए सेम है, याद रखना, ये डी बाई डी सबके लिए सेम है, अलग अलग कलर के लिए लैम्डा अलग अलग, ठीक है। तो वायलेट के लिए ये सबसे कम है, यानी वायलेट का सबसे पहला ब्राइट सबसे नियरेस्ट बनने वाला है ना। जैसे रेड का पहला ब्राइट जो होगा यहाँ से दूर बनने वाला है, ठीक है। तो द मैक्सिमा विच इज नेक्स्ट टू सेंट्रल विल बी वायलेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेंट्रल के सबसे नियरेस्ट वायलेट का होगा, फिर नेक्स्ट नियरेस्ट इंडिगो होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट ब्लू का होगा, एंड सो ऑन। द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी वायलेट तो पहले बोल दिए, ठीक है। ये तो तीनों करेक्ट है स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट यानी यही होना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं। मैक्सिमम नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड, तो अगर मैक्सिमम नेक्स्ट टू सेंट्रल वायलेट है तो रेड कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, तो अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे पोलराइजर का कोई भी एंगल हो, कोई भी ओरिएंटेशन हो, अनपोलराइज्ड लाइट जब घुसता है निकलता कितना है, I0/2, तो कितना पास नहीं हो पाया, हाफ पास नहीं हो पाया। इन YDSE द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जहाँ पे पार्ट डिफरेंस इतना है, तो अगर I0 को मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल रहे हो तो I/0 क्या होगा, तो पार्ट डिफरेंस जब इतना है तब इंटेंसिटी I है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस में जाने के लिए क्या करते हैं, 2π/λ इंटू यही करते हैं ना, और इसका वैल्यू है λ/6, ठीक है। हमें पार्ट डिफरेंस दिया है लेकिन हमें फेज डिफरेंस के टर्म्स में इंटेंसिटी पता होता है ना, इसलिए उसमें कन्वर्ट करें तो कितना आ गया π/3। तो फेज डिफरेंस इतने पार्ट डिफरेंस को करस्पॉन्ड करने वाला फेज डिफरेंस इतना है। आपको याद होगा कि इंटेंसिटी यंग डबल स्लिट में क्या लिखते थे, Imax इंटू cos स्क्वायर 5/2, ये होता है इंटेंसिटी। तो आपको यहाँ पे देखो इस इंटेंसिटी को लोग आई बोल रहे हैं, तो आई को आई रहने दो, I0 को मैक्सिमम बोल रहे, तो जो Imax है उसको बदले में I0 लिखूंगा, क्वेश्चन बोल रहा है cos स्क्वायर 5 कितना है, π/3 है, बाई 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि I/I0 का वैल्यू इक्वल टू है cos स्क्वायर π/6, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। P और Q दो पॉइंट है स्क्रीन में YDSE एक्सपेरिमेंट में, तो YDSE में, और S1 S2 हैव अ पार्ट डिफरेंस ऑफ 0, ठीक है। तो पॉइंट P पे सोर्सेज का पार्ट डिफरेंस 0 है और पॉइंट Q पे पार्ट डिफरेंस λ/4 है, तो इंटेंसिटी क्या होगा। अब पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस 0 है, सिंपली आपको क्या बोला गया, दो पॉइंट है स्क्रीन में, आप पूरा ड्रॉ करने तो कर सकते हो। पार्ट डिफरेंस 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट P यहाँ पे है और यहाँ पॉइंट Q है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आपको बोल दिया λ/4 है। जैसे हम लोग देखे थे कि λ/6 के लिए कितना आता है फेस, π/3, ठीक है। तो λ/4 के लिए कितना आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा पॉइंट Q पे 2π/λ इंटू λ/4, ये कितना है π/2, यानी इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस π/2 का है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I0 है जो कि मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा I0 cos स्क्वायर दिस बाय 2
यानी अब cos 5/4 1/√2 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ हो जाएगा, I0/2 हो जाएगा। तो आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट P पे I0 है, Q पे I0/2 है, तो दिस पर इस करेंगे तो 2:1। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही थे। वही तो मैं बोलता हूँ जेई मेन में ये 8 वैल्यू क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ठीक से कर लो तो आपका 90 में से, तीनों सब्जेक्ट की बात करो, 90 में से 30 क्वेश्चन तो कवर हो जाएगा। ठीक है, इन YDAC 2 स्लिट्स आर 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, तो स्मॉल डी का वैल्यू दे दिया। द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व 100 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, तो स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ 11th ब्राइट फ्रॉम द फर्स्ट ब्राइट इज दिस मच। ठीक है, 11th ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो 11th ब्राइट, अब ब्राइट के लिए हम लोग वाई के लिए क्या देखते हैं, एल लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो 11th ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट का डिफरेंस, तो 11th ब्राइट हो जाएगा ये और फर्स्ट ब्राइट हो जाएगा ये। ठीक है, और ये डिफरेंस कितना दिया हुआ आपको, 9.72 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो इतना है। तो आपसे क्या पूछा गया, वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्डा पूछा है। देखो कैपिटल डी पता है आपको, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर, और स्मॉल डी पता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर बन गया। तो स्मॉल डी कैपिटल डी पता है, उसको यहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में लैम्डा नो है, लैम्डा वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, लैम्डा वैल्यू 4.86 वाला आंसर आना चाहिए। 13 में 62 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फील्ड ऑफ व्यू, जब वेवलेंथ इतना यूज किया। ठीक है, तो जितना रीजन आप देख रहे हो उस देखने वाले विजिबल रीजन में आपको 62 फ्रिंजेस दिख रहे हैं, 62 डार्क ब्राइट वैसा पैटर्न दिख रहा है। तो कितने फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगे जब वेवलेंथ को चेंज कर दिए। ठीक है, तो आपको अगर सपोज आपका यही है फील्ड ऑफ व्यू, ये जो डिस्टेंस को हम लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, इतने रीजन में आप देख रहे हो। फर्स्ट केस में अगर फ्रिंज विथ β1 है तो कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिखेगा आपको, S/β1। ठीक है, इसमें कितने सारे ऐसा लेंथ आ सकते हैं, S/β1। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन फर्स्ट केस इतना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन सेकंड केस क्या हो जाएगा, S/β2। तो इसको इसी का वैल्यू पता करना है ना। ठीक है, तो S/β1 का वैल्यू आपको दिया हुआ 62, दिस इज नथिंग बट ये 62 दिया हुआ। सेकंड केस में कितना होगा, तो यहाँ से S का वैल्यू आपको मिल गया 62 β1, इस S का वैल्यू को यहाँ पुट करो 62 β1/β2। ठीक है, अब β1 क्या होता है, बीटा क्या होता था, बीटा होता था फ्रिंज विथ, अब फ्रिंज विथ क्या होता था आपको याद होगा, लैम्डा डी बाई डी। अब डी बाई डी तो दोनों केस में सेम है। ठीक है, उसको कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो β1/β2 हो जाएगा आपका λ1/λ2। तो जहाँ β1/β2 इसका λ1/λ2 पुट करो। λ1 है आपका 5893 और λ2 है 5461। इसको कैलकुलेट करो आप तो आपका आंसर आ जाएगा 66। 2 सेपरेट सेटअप्स है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, इक्वल विथ का यूज कर रहे हैं। आर ऑब्जर्व व्हेन लाइट्स ऑफ वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है, स्लिट सेपरेशन का रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस का रेशियो पूछा हुआ। ठीक है, तो 2 फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विथ यूज बोला गया है। ठीक है, तो आपको फ्रिंज विथ इक्वल है। अब फर्स्ट केस का फ्रिंज विथ λ1 d1 बाय ये, सेकंड केस का λ2 d2 बाय d। तो खाली रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो आपसे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो d1 बाय d2 पूछा गया, तो d1 बाय d2 यहाँ से आप देख सकते हो λ2 बाय λ1 आएगा और स्मॉल d1 बाय स्मॉल d2। तो λ2 बाय λ1, लैम्डा का रेशियो आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ का रेशियो है 1:2, 1:2 दिया हुआ तो 2:1 लेंगे क्योंकि हम लोग 2 को ऊपर रख रहे हैं, और स्मॉल डी का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा 4:1। क्लियर है। अब द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास इज, अभी तो हम लोग देखे थे ब्रिस्टल लॉ से क्या होते थे, tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रिस्टल वाला, जब कंप्लीटली पोलराइज लाइट रिफ्लेक्ट होता है, इज इक्वल टू म्यू, और म्यू का वैल्यू यहाँ पे n दिया हुआ है। ठीक है, तो आई बी का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स n। क्वेश्चन नंबर 16 में इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स जो कि कोहेरेंट सोर्सेस है ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इक्वल बोल दिया, या देखना इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो दोनों इंटेंसिटी इक्वल है, मतलब एक का एनोड दूसरे का एनोड, जो कि हम लोग नॉर्मली समझते हैं, हमेशा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एंड वेवलेंथ इतना। इन अनदर एक्सपेरिमेंट विद द सेम अरेंजमेंट बोल दिया, मतलब स्मॉल डी द कैपिटल सेम है। द 2 स्लिट्स आर मेड टू एक्ट एज इनकोहेरेंट। ठीक है, फिर से सेम एम्पलीट्यूड है एंड वेवलेंथ। ठीक है, इफ इंटेंसिटी ऑफ मिडिल पॉइंट यानी सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट केस में इंटेंसिटी I1 है, सेकंड केस में I2 है, तो I1/2 पूछा है। तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, कोहेरेंट है, कोहेरेंट है I0, तो सेंट्रल पे क्या बनता है 4I0, पता है ना आपको, ये A, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव तो 2 है, एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स।
ठीक है, ये आप उस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, इस पॉइंट पे 5 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो आई नॉट और आई नॉट मिलकर 4 आई नॉट बन जाएंगे सेंटर पे, है ना। सेकंड केस में इनकोहेरेंट है, ठीक है, और इनकोहेरेंट में याद रखना सब जगह सेम ही एम्पलीट्यूड है, इक्वल एम्पलीट्यूड है, तो एक जगह आई नॉट लिया तो सब जगह आई नॉट लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कारण आई नॉट होगा, इनकोहेरेंट में तो आपको सिंपली ऐड करना है 1 + i2, तो यहाँ पे हो गया 2 आई नॉट। तो फर्स्ट केस में 4 था, सेकंड केस में 2 है, तो रेशियो 2:1। Young's एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक सोर्स, हमेशा तो उसी से करते हैं यूजुअली। द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर, तो हम लोग देखे थे कि शेप क्या होता था इसका, हाइपरबोला। ऑन व्यूइंग द क्लियर ब्लू पोर्शन ऑफ स्काई, वही दो स्टेटमेंट है, असर्शन इज टाइप का क्वेश्चन। थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज एज द क्रिस्टल इज रोटेटेड। तो आप स्काई है यहाँ पे, मान लो उस स्काई को देख रहे हो, यहाँ पे क्रिस्टल है, तो आप यहाँ से अगर देख रहे हो इसको, तो आप क्रिस्टल को अगर रोटेट करोगे तो आपकी आंखों तक जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहुंच रहा था वो चेंज होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट जो ट्रांसमिट हो पा रहा है वो उसका इंटेंसिटी जो वेरी करेगा एज द क्रिस्टल इज रोटेटेड। ठीक है, अब स्टेटमेंट में सही है कि हाँ सही है। आपको पता है कि ये स्काई से जो लाइट हमें मिलता है वो तो क्या बोलते हैं उसको, पोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो है स्काई में या जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर क्या, जो हाँ एटमॉस्फेयर ही बोलेंगे, एटमॉस्फेयर जो पार्टिकल्स है उससे टकरा के भी लाइट जो है वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो सकते हैं, है ना, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं। तो ये पोलराइज लाइट है, और पोलराइज लाइट अगर आप किसी पोलराइजर में इंसिडेंट करवा रहे हो तो अगर फिर उस पोलराइजर का एंगल को आप चेंज करोगे तो आपको पता है एंगल इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड वो मलूस लॉ से आ जाएगा। ठीक है, वो तो चेंज होगा। अगर अनपोलराइज लाइट को आप पास कराओगे तब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पोलराइज लाइट को आप पास करवा रहे हो तब पोलराइजर किस एंगल पर रखा है उससे फर्क पड़ता है। तो स्टेटमेंट में तो सही है। स्टेटमेंट 2, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई इज पोलराइज्ड टू स्कैटरिंग, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट का रीजन है वही तो बताया था पहले। तो बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 18th का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब फिर से असर्शन इज इन क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे, इस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, ये तो पता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो लोग इंटरफेयर कर सकते हो, डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि वेव का ही प्रॉपर्टी होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पार्टिकल्स तो इंटरफेयर नहीं करते, पार्टिकल तो डिफ्रैक्ट नहीं करते, वेव ही करते हैं ना। तो स्टेटमेंट और असर्शन, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसके लिए भी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी एज शोन। अब यहाँ पे देखो, है तो डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट या 2 होल्स वाला एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन स्क्रीन का लोकेशन चेंज कर दिया। पहले आपको याद होगा होल्स ऐसे रखते थे, स्क्रीन यहाँ पे, अब होल्स को ऐसे रख दिए। ठीक है, तो अगर आप कोई पॉइंट आप देखोगे स्क्रीन पे तो ये इतना चल रहा है, ये ज्यादा चल के यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, अब आप अगर पॉइंट्स पता कर लो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जितना यहाँ पे सेम पार्ट डिफरेंस मिले, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस को मैं लैम्डा डेल्टा 1 बोल रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस सिमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर में यही होगा। ठीक है, हाँ, अब मेरा ये क्लेम है कि वो सब पॉइंट्स, अब देखो ये जो ट्रायंगल आपको बन रहा है, ये ट्रायंगल को रोटेट करो इस प्लेन पे, तो मैं तो आपको ये दोनों पॉइंट पे ट्रायंगल बना के दिखा सकता हूँ, यहाँ पे हर पॉइंट पे ट्रायंगल बन सकता है ऐसा। ठीक है, सच दैट ये दोनों का डिफरेंस सेम है, डेल्टा 1 सॉरी, यहाँ भी डेल्टा 1 आया तो यहाँ भी डेल्टा 1 आया। क्लियर है, इसको इमेजिन करना, तो यहाँ पे समझो ये दोनों सोर्सेज है आपका, ठीक है, और ये स्क्रीन है। तो अगर इस पॉइंट पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, आप अगर ये सर्कल बनाओ विथ दिस एज द सेंटर, तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस, ये जितना चल के जा रहा है, इतना चल के जा रहा है, इनका जो डिफरेंस होगा यहाँ पे वही होगा, ये जितना चल के जा रहा है, इतना चल के जा रहा है, इनका जो डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं 2 पॉइंट को ड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी सब पॉइंट भी ट्रू हो रहे हैं, यानी इन सब पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस सेम आएगा। अब सेम पॉइंट्स, ठीक है, जिनका जहाँ पे पार्ट डिफरेंस सेम है, मतलब वहाँ पे सेम चीज से सेम पैटर्न बनने वाला है, सेम फेज आने वाला है, तो सेम फेज वाले पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस केस में ये सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स पे ब्राइटनेस सेम दिखने वाला है, तो फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है ना, फ्रिंज का शेप पता करना है तो आप पता कर लो कि कौन कौन से पॉइंट्स पे पार्ट डिफरेंस सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर आ रहा है सब पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 31 में टू बीम्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन। तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, मान लो इसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है और ये दूसरा है वाई के अलॉन्ग, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि दोनों पोलराइज्ड है, लेकिन दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों को पास किया गया एक पोलरॉइड से, ये एक पोलरॉइड है। ठीक है, फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम, ए और बी नाम दिया था, तो हम लोग ए और बी नाम देते हैं, ऐसा पोजीशन ऑफ द पोलरॉइड जहां पे बीम ए का मैक्सिमम इंटेंसिटी और बीम बी का 0 है। तो सब ये पोलराइजर क्या कर रहा है, ये पोलराइजर देखो यहाँ पे, जैसे इसको ए बोल देते हैं क्योंकि ए को पास होने दे रहा है और बी को पास होने नहीं दे रहा है।
ठीक है, तो पहले पोलराइजर को ऐसा रखा गया है कि ए मैक्सिमम पास हो जा रहा, बी कुछ पास नहीं हो पा रहा, तो ये पोलराइजर का पास एक्सिस है मान लो, तो ए तो पास हो जाएगा और बी ऐसे, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, खाली ये दिखेगा, ई भी तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पोजीशन से हम लोग पोलराइजेशन को रोटेट किए बाय 30 डिग्री। ठीक है ना, तो यही केस है, लेकिन अब हम लोग पोलराइजर को ऐसे नहीं रखे, ऐसे रखे, ओरिजिनल पोजीशन से 30 डिग्री रोटेट कर दिए। ठीक है, तो अब देखो पोलराइजर वाला एंगल सब देखो, आप यहाँ पे पोलराइजर को अगर ड्रॉ करें ताकि एंगल पता चल सके, तो ए कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है पास एक्सिस के साथ, और बी कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ऐसे पोलराइजेशन निकलने के बाद ए का इंटेंसिटी पहले अगर आई ए था, बी का इंटेंसिटी अगर आई बी था, तो ए का कितना बनने वाला है, ए का बनने वाला है आई ए कॉस स्क्वायर, मलूस हो जाते हैं ना, कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल, कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, और बी का पोलराइजर का कितना एंगल है, पास एंगल 60 डिग्री है, तो बी का इंटेंसिटी कितना दिखने वाला है, आई बी कॉस स्क्वायर 60। तो आपको क्या बोल दिया गया है कि इस पोलराइजेशन पास होने के बाद बोथ अपीयर इक्वली ब्राइट, दोनों सेम अमाउंट ऑफ ब्राइट दिख रहे दोनों में, मतलब दोनों का इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है। तो आपसे पूछा गया इनिशियल इंटेंसिटी क्या था, यानी आई ए बाय आई बी का रेशियो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत बड़ा दिख रहा है पढ़ने में, लेकिन है तो बहुत सिंपल। तो 1/4, 3/4, 1/3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना। तो पहले पोलराइजेशन ऐसा रखा था कि ए पूरा पास हो पा रहा, बी नहीं पास हो पा रहा, लिख दिया है, बी है 0। ठीक है, फिर उसी पोजीशन से पोलराइजर को 30 डिग्री रोटेट किया गया। तो पहले पोलराइजर ए के 0 डिग्री बना रहा था, 30 डिग्री रोटेट करना, ए के 30 बनाएगा। पहले पोलराइजर बी के 90 बना रहा था, अब 30 डिग्री रोटेट करेगा तो 60 बनाएगा। और हमें बल्लू से पता है कि cos स्क्वायर 30 से, ये cos स्क्वायर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली। 22 में ऑन ए हॉट समर नाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेस विद हाइट। तो ये अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे म्यू कम है, जैसे ऊपर जाएंगे म्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ऊपर जा रहे तो म्यू इंक्रीज होते जा रहा है। तो आपको बोलते हैं कि हाइड्रोजन मिसफिल यूज करके पता करो कि लाइट जैसे चलेगा वो बीम का क्या होने वाला है। तो मान लो पहले बीम यहाँ पे पहुंचा है ऐसे, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ तक मान लो समहाउ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है हर पॉइंट पे, तो सब ये जो एक बीम दिख रहा है, बीम के अलग अलग पॉइंट में आपको अलग अलग रेस में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो होगा, क्योंकि याद रखना म्यू ग्राउंड के पास सबसे कम है, तो ये ज़्यादा चलेगा, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड और कम, इसका स्पीड और कम, एंड सो ऑन। क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे म्यू बढ़ रहा है, जितना म्यू बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ गया। अब ये सब सेम फेज में थे पहले, अभी भी ये लोग सेम फेज में, लेकिन पहले इनको जोड़ के एक प्लेन बन रहा था, अभी ये ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि सेम फेज वाले पॉइंट को ज्वाइन करने से जो चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं लोग, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये वेव फ्रंट का शेप हो गया है ना। तो अगर प्लेनर वेव फ्रंट को इसमें डालेंगे तो वेव फ्रंट ऐसा हो गया। अब ये वेव फ्रंट जो होगा ये किस तरफ कन्वर्ज करना चाहता है, कुछ इधर, तो यानी लाइट बीम किधर चला गया, बेंड ऊपर। पहले ऐसे जा रहा था बीम, अब बीम ऊपर हो गया। याद रखना परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ही वेव ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे पॉइंट सोर्स के लिए बनाते हो ना स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो लाइट किस तरफ जाते रहता है, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वैसे यहाँ पे बीम किस तरफ चल गया, बेंड अपवर्ड्स। ठीक है, सॉरी, बेंड अपवर्ड्स। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना ही इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा। ठीक है, विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, उसमें से ये वाला जो बीम है ये एक प्लेन मिरर में इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होके, तो यानी पॉइंट पी पे ये दोनों रेस इंटरफेयर कर रहे हैं। दो सोर्सेस आ रहे हैं ना पॉइंट पी पे, कि ये ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, अब याद रखना पैरेलल है, तो पैरेलल बीम में क्या होता है, वेव फ्रंट आप ड्रॉ करोगे, याद रखना रे इस तरफ जा रहा है, वेव फ्रंट ऐसा है, तो दोनों सेम फेस, सेम फेस, सेम फेस, यानी यहाँ तक तो दोनों सेम फेस पे थे। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट के बाद यहाँ तक सेम फेज में है, लेकिन ये फिर ये वाला जो बीम है, ऊपर वाला बीम ये एक्स्ट्रा चल रहा है, इतना एक्स्ट्रा चल रहा है प्लस इतना, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। ऑन टॉप ऑफ दैट ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन से पता है कि फेज चेंज होता है बाय पाई। ठीक है, प्लस पार्ट डिफरेंस भी इसके पास, मतलब जब यहाँ पे मीट करेंगे तो इसका फेज और इसका फेज में फर्क है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण फाई का फेज चेंज है। तो इस पॉइंट पी पे आपको बोल दिया गया है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो अगर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, पॉइंट पी पे आपको पता है कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब पार्ट डिफरेंस जो होगा वो मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, वो मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। ठीक है, चलो पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। हाँ, तो पहले पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। अब पार्ट डिफरेंस में हम लोग यहाँ पे दो पार्ट डिफरेंस लेंगे। ठीक है, पार्ट डिफरेंस एक सेंस में याद रखना, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो मतलब नेट पार्ट डिफरेंस इस पॉइंट पे इस फॉर्म को होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे एक तो ये वाला पार्ट डिफरेंस तो आ ही रहा है, साथ में रिफ्लेक्शन के कारण फेज में कितना फर्क आता है, पाई का फर्क आता है, विच इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऑफ पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाय 2। याद रखना वेव में 2 पाई के लिए लैम्डा होता है, पाई के लिए लैम्डा बाय 2। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन के कारण तो लैम्डा बाय 2 का आ ही रहा है ना। तो ये जो हम लोग पार्ट डिफरेंस लिखेंगे, एक तो ज्योमेट्री वाला या डिस्टेंस वाला पार्ट डिफरेंस, और एक रिफ्लेक्शन के कारण जो आ रहा है वो है लैम्डा बाय 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेट पहले नॉर्मल पार्ट डिफरेंस लिखते हैं ना, ज्योमेट्रिक वाला, दिस प्लस दिस।
अब ये क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये डी है, ये डी, ये डी है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये डी है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा डी सेक थीटा। तो ये डी सेक थीटा है, ठीक है। तो याद रखना पार्ट डिफरेंस निकालना तो दिस प्लस दिस करना है। तो डी सेक थीटा तो मुझे पता चल गया, ये लेंथ पता है मुझे डी सेक थीटा। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, अब ये लेंथ आप देखोगे तो वो इसका कॉस है, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी देखो ये 90 डिग्री है, तो इसका कॉस ले लेंगे, इस लेंथ का कॉस ऑफ दिस एंगल ले लेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, है ना। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ अलग से, ये थीटा, ये थीटा, ये आपको दिया है डी, ये डी है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा, सपोज इसको मैं S1 बोल रहा हूँ, ठीक है। S1 हो जाएगा डी सेक थीटा, और ये है S2। S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखना डायग्राम के हिसाब से, सॉरी ये 90 डिग्री है, तो आपको अगर S2 निकालना है, ये आपका S2 है, ठीक है। S2 निकालने के लिए करेंगे S1 cos ऑफ दिस एंगल, S2 हो जाएगा S1 cos ऑफ दिस एंगल, क्लियर है। तो आपका लेंथ एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, दिस प्लस दिस, ये है S2, ये है S1, तो S2 प्लस S1, ये तो खाली ज्योमेट्री वाला हुआ, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण आपको पता है एक और आएगा, रिफ्लेक्शन है पाई का फेज चेंज आता है, फाई का फेज चेंज मतलब लैम्डा बाई 2 के इक्विवेलेंट कुछ भी, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस इस फॉर्म का होना चाहिए, है ना, S2 प्लस 1 प्लस लैम्डा बाई 2। S2 का वैल्यू है S2 S1 cos 2 थीटा। अब S1 याद रखना, S1 क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा। S1 है डी सेक थीटा, S1 कितना है यहाँ से देख लो, डी सेक थीटा, इस ट्रायंगल में निकाल लेना, कितना आ जाएगा cos 2 थीटा, और ये है डी सेक थीटा, ठीक है। तो S1 प्लस S2 वर्क करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे, तो डी सेक थीटा कॉमन, और 1 प्लस cos 2 थीटा, सिंपल ज्योमेट्री है। तो ये तो आपको पता ही जितना करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन भी हो रहा है तो एक और लैम्डा बाई 2 को ऐड कर दो बस। तो ये चीज़ कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा कितना कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 थीटा उसका हाफ करें तो थीटा हो जाएगा, cos एक सेक को काट देगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2d cos थीटा बचा, और ये लैम्डा बाई 2, 2d cos थीटा लैम्डा बाई 2। तो आपका पार्ट डिफरेंस हो गया 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। आपको पता है कि इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब पार्ट डिफरेंस किस फॉर्म का होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। तो दिस पार्ट डिफरेंस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो अगर ये लैम्डा का मल्टीपल है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन किस फॉर्म का है, cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो जैसे यहाँ से आप 2d इस फॉर्मूले से cos थीटा का वैल्यू को निकालोगे, तो cos थीटा कितना आ रहा है, cos थीटा आ रहा है n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2d, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूँ, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं ऑप्शन मैच करने के लिए, तो n का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, n का वैल्यू 1 पुट करें तो ऊपर में लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, और नीचे में 2d है तो ये लैम्डा बाय 4d हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर कितना है, लैम्डा बाय 4d cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, दिस प्लस दिस करना ही था, प्लस रिफ्लेक्शन कारण लैम्डा बाय 2 और ऐड कर दिए बस। आपको बोल दिया था इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ओवरऑल लैम्डा का मल्टीपल आना चाहिए। इन YDSC वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन अदर, सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, ठीक है। अब इस YDSC में दोनों सोर्सेज का इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो आपको बोल दिया गया है कि एक पे एम्पलीट्यूड इज डबल ऑफ दैट ऑफ अदर, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I0 होगा तो यहाँ पे 4 I0 होगा, यही बोलेंगे ना, एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इंटेंसिटी 4 टाइम्स, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। If IM be the maximum intensity, the resultant intensity when they interfere at phase angle phi will be given by, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आपको पता है सेंटर पे होता है यहाँ पे, ठीक है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है IM। तो फाई एंगल पे जब इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है मैक्सिमम कब होगा, इन दोनों का सम, तो मैक्सिमम तो इतना है, ठीक है। और आपको यही पता है कि इंटेंसिटी इन यंग डबल स्लिट में क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई, है ना। यही फॉर्मूला होता है ना, जब अलग अलग इंटेंसिटी यूज करते हैं इसको यूज करते हैं। तो I1 प्लस I2 ये हो गया 5 I0, ठीक है, प्लस 2 I1 I2, दिस इंटू दिस करेंगे तो 4 I0 स्क्वायर cos 5, ठीक है। तो ये I का वैल्यू इतना हो गया। आपको ये बोल दिया है कि मैक्सिमम वाले को ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वाले को IM बोल रहे हैं ना। तो जो मैं 5 I0 बोल रहा हूँ उसके बाद IM लिखूंगा आपसे, तो ये 5 I0 है IM, ठीक है, प्लस 2 I0 तो मिलनी चाहिए, याद रखना यहाँ से I0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, IM बाय 5, I0 का वैल्यू IM बाय 5, तो I0 का वैल्यू IM बाय 5, ठीक है। तो IM प्लस 2 बाय 5 cos 5, तो I का वैल्यू इतना आया।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए। अब आंसर में देखोगे तो 5/2 का वैल्यू दिया हुआ है तीन ऑप्शन में, तो 5/2 में कन्वर्ट करते हैं इसको। cos 5 को 5/2 में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, cos 5 क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही करते हैं ना। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, उसको यहाँ पुट करें वैल्यू, तो im प्लस 2/5 im इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2 -1। हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू लिखे तो अल्टीमेटली इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा im/9 1 + 8 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, पहले वैल्यूज कैलकुलेट करना है। एक ह्यूमन आई है जिसका रेडियस दे दिया है और व्यूइंग लेंथ दे दिया है, ये कंफर्टेबल मतलब इतने पे देख रहे हो, इतना दूर से ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होना चाहिए ताकि उनको रिजॉल्व कर सके, मतलब अलग अलग देख सके। तो हमें पता है कि दो पॉइंट्स, ये आँख है, आँख पे जितना ज़्यादा एंगल बनेंगे उतना अच्छा दिखेंगे अलग अलग। ठीक है, तो हमें चाहिए कि एंगल बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे इसके बीच का सेपरेशन मिनिमम चाहिए तो उसके लिए एंगल भी मिनिमम चाहिए होगा, है ना। तो अगर ये मिनिमम कब होगा, आपको पता है जब ये एंगल का मिनिमम वैल्यू हो और दो ऑब्जेक्ट्स जस्ट रिजॉल्व हो, उसके लिए जो एंगल आता था उसका वैल्यू क्या होता था। हमें पता है कि व्यूइंग के लिए थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट। ठीक है, तो थीटा नॉट का वैल्यू कितना होता था 1.22 लैम्डा बाय बी, जहाँ पे बी होता था डायमीटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू को यूज करते हैं और हमें मिनिमम चाहिए तो इसको इक्वेट कर देते हैं ना। ठीक है, और अब देखो ये थीटा है, अगर ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस कैपिटल डी है तो आपको पता है थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ये सब एंगल छोटा होगा ना, तो थीटा जल्दी स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। बस ये फॉर्मूला यूज करना, आपको डी का वैल्यू चाहिए था, डी का वैल्यू हो जाएगा 1.22 लैम्डा बी डी। याद रखना इसको मिनिमम ही बोला दिया हमें, डी का मिनिमम वैल्यू चाहिए मतलब थीटा का वैल्यू थीटा नॉट ही होगा। ठीक है, उसी को यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये वैल्यू खाली पुट करना है 1.22 लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 नैनोमीटर, नैनो होता है 10 की पावर -9। ठीक है, कैपिटल डी है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, है ना, आंख और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, स्क्रीन मतलब वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट और आंख के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी सेंटीमीटर में, लेकिन ध्यान देना तो बी को भी सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, इस आंख का रेडियस दिया हुआ इतना, लेकिन हमें तो यहाँ पे बी मतलब डायमीटर होता है ना, डायमीटर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इस पूरी को कैलकुलेट करेंगे तो अपना वैल्यू हो जाएगा 30 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछा था तो मिनिमम एंगल इनटू लेंथ, तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 में यंग डेवल एक्सपेरिमेंट हुआ है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दे दिया है, स्क्रीन का दूरी दे दिया, तो स्मॉल डी दे दिया आपको 0.5 मिलीमीटर, कैपिटल डी भी दे दिया 150 सेंटीमीटर। बीम ऑफ लाइट में दो वेवलेंथ है 650 भी 520 भी। ठीक है, यानी मोनोक्रोमेटिक यूज नहीं हो रहा है। इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंट्रल मैक्सिमम टू द पॉइंट वेयर ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड इज, तो दोनों का ब्राइट कोइंसाइड करना चाहिए ना। तो आप इसको दो अलग अलग सिंगल स्लिट मान लो पहली बात। तो इसके लिए जो ब्राइट का लोकेशन होगा फर्स्ट वाले के लिए, जो ब्राइट का लोकेशन होगा, याद रखना ब्राइट का लोकेशन हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते थे एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का ब्राइट का लोकेशन अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट वाले के लिए सपोज एन का n1 है लैम्डा 1। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का ब्राइट का लोकेशन है। वैसे सेकंड वाले का ब्राइट का लोकेशन निकालना है तो n2 लैम्डा 2 डी बाई डी। ठीक है, तो इसमें अगर आप n1 का अलग वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले का ब्राइट मिलता जाएगा, और इसमें अगर n2 का अलग वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड वाले का अलग अलग ब्राइट का लोकेशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, जहाँ पे उनका ब्राइट कोइंसाइड करे मतलब इसका लोकेशन सेम होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट करो। तो अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो डी बाई डी कैंसिल, तो यहाँ से n1 बाई n2 हो गया लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 520 बाई 650। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 4/5 आता है। इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, ऊपर नीचे इंटीजर रखते हुए 4/5 से छोटा तो नहीं रख सकते ना। यहाँ 8/10 लिखते तो 8/10 से रिड्यूस करके 4/5 लिख सकते, लेकिन इससे छोटा तो इसको काट नहीं सकते, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, मतलब प्राइम नंबर्स को प्राइम्स के फॉर्म में लेते हो। ठीक, प्राइम नंबर नहीं को प्राइम, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, वहां पे छोड़ दो, है ना। याद रखना n1 और n2 दोनों इंटीजर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि n1 और n2 का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से, अगर n1 4 हुआ तो n2 5 होगा, अगर n1 8 हुआ तो n2 10 होगा। बाय द वे n1 बाय n2 का 4/5 कब आया, जब हम लोग दोनों का लोकेशन को मैच करवाए, जो कि क्वेश्चन बोला था। यानी यहाँ पे जो यहाँ से इस फॉर्मूला से n1 n2 का वैल्यू मिलने वाला है, ये सब उस लोकेशन के लिए होंगे जहाँ पे पहले वाले वेवलेंथ का ब्राइट और दूसरे वाले वेवलेंथ का ब्राइट कोइंसाइड करे। ठीक है, बहुत सारे पोजीशन हो सकते हैं, यहाँ पे भी पहले वाले वेवलेंथ और दूसरे वाले वेवलेंथ का ब्राइट कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे भी कोइंसाइड कर रहा है, तो अलग अलग पोजीशन का लोकेशन निकालने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, है ना, जहाँ जहाँ कोइंसाइड करे बस वही। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे n1 का, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि n1 का या n2 का, आपको जिसका मन है वो लिखा लो। n1 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 4,
ठीक है, यानी N1 मतलब फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है उससे कोइंसाइड कर रहा होगा सेकंड वाले का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, सेकंड वाले वेवलेंथ का। ठीक है, आपसे उससे मतलब नहीं, आप इन दोनों में से कोई भी चूज करो। आपको क्या बोला गया था कि वो जो कॉमन ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, कॉमन ब्राइट जो होगा उसका मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना होगा, एन वैल्यू कम से कम रखना होगा 4। तो कहाँ पे कॉमन ब्राइट बन रहा होगा, मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, जब आप ये यूज करो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला में इसको कर देते हैं, है ना। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ जहाँ पे कॉमन ब्राइट बन रहा होगा उसका मिनिमम लोकेशन क्या होगा, n1 लैम्डा 1, n1 वैल्यू 4 लैम्डा 1, फर्स्ट वाले का लैम्डा कितना था 650 नैनोमीटर, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी आपको दिया हुआ था 150 सेंटीमीटर, स्मॉल डी 0.5 mm। ठीक है, जिस पूरे को कैलकुलेट करो, कैपिटल डी स्मॉल डी पता है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 7.8 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। ये मत सोचना मैंने n1 को क्यों लिया, n2 को भी ले सकते हैं, n2 को लेंगे तो फिर इसको यूज करेंगे, अल्टीमेटली सेम ही आएगा, दोनों तो इक्वल है, दोनों को इक्वल करके तो ये आया था। ठीक है ना, यानी ये जो 7.8 मिलीमीटर आया, स्क्रीन का अगर सेंट्रल ब्राइट ये कॉमन मतलब यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट पे अगर दोनों का ब्राइट बन रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जब वेवलेंथ यूज करे तब भी यहाँ पे ब्राइट बन रहा है, सेकंड वाला का भी यहाँ पे ब्राइट बन रहा है, ये फर्स्ट कॉमन ब्राइट है, ये फर्स्ट कॉमन ब्राइट है मान लो। तो सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट कॉमन ब्राइट के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो 7.88 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कंपोजिट लाइट्स, ठीक है, फिर से दो वेवलेंथ यूज हो रहा है, यंग से सेक्शन में स्मॉल डी कैपिटल दे दिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीटली डार्क। अब ये क्वेश्चन सिमिलर है, मेरे पढ़ने में नहीं लग रही। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीटली डार्क, ठीक है, तो आपको पता है कि दो कंप्लीटली डार्क रीजन्स वाला डिस्टेंस इक्वल टू होगा दो कंप्लीटली ब्राइट। ठीक है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीटली डार्क शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीटली ब्राइट, है ना। यानी अब यहाँ पे दो लाइट यूज हो रहा है, कंप्लीटली लाइट मतलब जहाँ पे दोनों का ब्राइट बन रहा होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉमन ब्राइट्स, कॉमन ब्राइट पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस लॉजिक के हिसाब से n1 बाय n2 हम लोग क्या किए थे, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, तो लैम्डा 2 यहाँ पे है 400, लैम्डा 1 है 560, तो ये कितना आएगा, इसके 8 7 या 8 5 जहाँ, तो ये 5/7, इससे कम नहीं कर सकते हैं ना, तो n1 बाय n2 इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप में फर्स्ट ब्राइट पूछना है मुझे, फर्स्ट कॉमन ब्राइट, तो फर्स्ट कॉमन ब्राइट कहाँ पे होगा, वहां पे होगा जहाँ पे फर्स्ट वाले वेवलेंथ का फिफ्थ वाला ब्राइट बना है। फर्स्ट कॉमन ब्राइट एट फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 1, सेकंड कॉमन ब्राइट एट 10th ब्राइट, क्योंकि यहाँ से आपको पता है क्या क्या सोल्यूशन आएगा इसका, n1 n2 क्या क्या वैल्यूज में सोल्यूशन आएगा, 5 7 10 14 15 21 एंड सो ऑन, वैसे वैसे करके आएगा ना। तो फर्स्ट कॉमन ब्राइट आएगा फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 में, सेकंड कॉमन ब्राइट आएगा 10th, इसको भी ले सकते हैं, आपका मन, मैं इसको खाली ले रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉमन ब्राइट जहाँ पे दोनों ब्राइट बना रहे हैं, लैम्डा 1 वो आएगा फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 1। ठीक है, वैसे सेकंड कॉमन ब्राइट आ जाएगा 10th ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 में, थर्ड आ जाएगा 15th ब्राइट। तो आपको दिख सकता है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसका डिफरेंस 50 आएगा, 5 आएगा ना। ठीक है ना, तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 5 टाइम्स ऑफ, या पहले ये निकाल लेते हैं ना, फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 1। फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 क्या होगा, लैम्डा 1 का फिफ्थ ब्राइट लैम्डा डी बाय डी लैम्डा 1 का। ठीक है, तो लैम्डा 1 कितना था, लैम्डा 1 आपको याद होगा तो 560 था ना, लैम्डा 1 560 नैनोमीटर, डी बाय डी कैपिटल डी था 1, स्मॉल डी था 0.1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ नैनो था। ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू आया, मान लो ये वैल्यू आया, आप कैलकुलेट करके देखो तो वैल्यू आ जाएगा 28 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 28 मिलीमीटर आया है, मतलब ये जो है, ये फर्स्ट कॉमन ब्राइट जो है वो सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट मतलब समझ में आता है ना, ये वाला सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट कॉमन ब्राइट जो है 28 मिलीमीटर दूर बना है। सेकेंड कॉमन ब्राइट जो है वो देख सकते हो 10 टाइम्स, ये 5 टाइम्स इतना आया था, तो 10 टाइम्स का डबल आएगा, वो 56 मिलीमीटर दूर। तो दो कॉमन ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस है 28, तो दो कॉमन डार्क, इनका सेंटर में डार्क डार्क रहेगा, दो कॉमन डार्क के बीच का डिस्टेंस भी 28 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आपको डार्क के टर्म से पूछा था, क्या बोलता है ब्राइट, दो कंप्लीटली ब्राइट वाले रीजन का डिस्टेंस और दो कंप्लीट डार्क वाले का सेम होता है। लाइट सोर्स व्हिच एमिट्स टू वेवलेंथ्स lambda 1 and lambda 2 is used in a Young-Savas experiment. If recorded fringe widths for lambda 1 and lambda 2 are this, तो number of fringes from them within a distance कितना। ठीक है, तो आपको बोल दिया फिर से दो वेवलेंथ यूज किए, अब किसी लेंथ में, गिवन लेंथ में पहले वाले का नंबर ऑफ फ्रिंजेस और दूसरे वाले का नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो बता दिया गया, m1 और m2। ठीक है, और फ्रिंज विथ भी बता दिया, सब चीज बता दिया गया है, तो आपसे रिलेशन पूछा गया है। ठीक है,
तो अगर सपोज वो कॉमन लेंथ एस है तो एस लेंथ में पहले वाले का m1 ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है, ठीक है। तो इसी एस लेंथ में पहले वाले कितना m1 ब्राइट फ्रिंजेस है। अब एक ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होता है बीटा 1, तो m1 को हो जाएगा m1 बीटा 1, और उसी एस में दूसरे वाले लाइट के लिए m2 नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, यानी सेम एस इक्वल टू m2 इंटू बीटा 2, ठीक है। तो अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, कौन सा वैल्यू बड़ा कौन सा छोटा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आपको पता है पहले से कि बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई टी। अब डी बाई टी तो दोनों केस में सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है ना। तो आपका लैम्डा का रेशियो देखो, किसका लैम्डा बड़ा है, जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका बीटा बड़ा होगा, है ना। तो लैम्डा 2 बड़ा है मतलब बीटा 2 बड़ा होगा, तो बीटा 2 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले बात तो ये दोनों इक्वल है, तो m1 बीटा 1 इक्वल टू m2 बीटा 2, तो m1 बाय m2 इक्वल टू बीटा 2 बाय बीटा 1, ठीक है। और बीटा का रेशियो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है इसके हिसाब से। तो बीटा 2 बाय बीटा 1 अब देखोगे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 के बराबर, मतलब 3/2। तो m1 बाय m2 3/2 है, तो कौन बड़ा है, m1 बड़ा है, ठीक है। बीटा 2 बाय बीटा 1 3/2 है, तो बीटा 1 बड़ा है, सॉरी बीटा 2 बड़ा है, ठीक है। तो ए और बी करेक्ट है। फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2 ओवरलैप्स विद फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1, ठीक है। चेक कर लेते हैं, थर्ड मैक्सिमा यानी थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 का थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 ये निकाल लेंगे, सॉरी थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 कोइंसाइड विद फिफ्थ मिनिमम ऑफ लैम्डा 1, है ना। अब मिनिमम निकालने के लिए क्या करते थे, n प्लस 0.5 वो करते थे ना, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, अगर ये स्क्रीन है ये सेंट्रल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता था 0.5 लैम्डा डी बाई डी, ये होता था ना। जैसे फर्स्ट वाला ब्राइट जो होता था वो लैम्डा डी बाई डी पे होता था, और लेकिन फर्स्ट आर 0.5 लैम्डा डी बी, तो फर्स्ट के लिए 0.5 है, ठीक है। सेकंड के लिए आप देखोगे तो 1.5 लैम्डा डी बाई डी है, तो ऐसे करके फिफ्थ डार्क के लिए 4.5 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा, तो ये 4.5 लैम्डा डी बाई डी। तो अब देखो फिर से पढ़ो, तो थर्ड ऑफ लैम्डा 2, थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 कोइंसाइड्स विद फिफ्थ मिनिमम तो फिफ्थ डार्क ऑफ लैम्डा 1, फिफ्थ डार्क के लिए 4.5 यूज करेंगे, 10th डार्क के लिए 9.5 यूज करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। जो इतना ही डार्क बोला कि उससे 0.5 घटा देना, ब्राइट में तो वही नंबर यूज करना, डार्क में उससे 0.5 घटा देना, तो ये आ गया, ठीक है। तो डी बाई डी कैंसिल। तो यहाँ से आप अगर लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का वैल्यू निकालो इस रिलेशन से, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 4.5/3 विच इज 3/2, और हमें पता है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 3/2 है, यानी ये चीज सही है, ये चीज सही है, मतलब ये चीज आया होगा वो भी सही है, यानी एक्चुअली में थर्ड ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 कोइंसाइड्स विद फिफ्थ डार्क ऑफ लैम्डा 1, ठीक है, तो ये सही है। तो क्वेश्चन सी मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस फॉर लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। हाँ, अब एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे, आपको पता है दो कंसेक्यूटिव, अब देखो दो कंसेक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंज के केसेस को बीटा बोलते हैं, तो इसका एंगुलर सेपरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर सेपरेशन निकालना है तो बीटा बाय डी करना होगा, ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन बीटा बाय डी, अब बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी, तो यानी एंगुलर सेपरेशन मतलब लैम्डा बाय डी करना है ना। अब लैम्डा 1 का बड़ा है, अब यहाँ से देख सकते हो आप थीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका थीटा बड़ा होगा। लैम्डा किसका बड़ा है इन दोनों में से, इसका बड़ा है, सेकंड वाले का लैम्डा बड़ा है, मतलब सेकंड वाले का थीटा बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो बोला है फर्स्ट वाले का थीटा बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। इन नेम्स टर्म्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंटीजर बताना है करेस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट हैविंग हाफ द पीक इंटेंसिटी, ठीक है। तो हाफ द पीक इंटेंसिटी बोला, ध्यान देना। तो ये पता है इंटेंसिटी जो होता था पीक इंटेंसिटी cos स्क्वायर 5/2, तो आपको बोल दिया इंटेंसिटी जो है वो पीक इंटेंसिटी का हाफ है, ठीक है। तो यानी cos स्क्वायर 5/2 हाफ है, यानी 5/2 कितना हो जाएगा 1/√2, है ना। 5/2 क्या हो जाएगा 1/√2, या यहीं से cos 5 का वैल्यू हो जाता अच्छा है, cos 5/2 का वैल्यू ±1/√2, ठीक है। अब इस फॉर्म का आ रहा है एंगल, तो एंगल क्या होना चाहिए 1/√2 किस में होता था 5/4 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n + 1 5/4, चेक कर लो आप, n वैल्यू 0 पुट करो तो 5/4 पे देख लो, ठीक है। होता था 5/2 का 5/4 पुट करो तो 1/√2 आएगा, फिर -1/√2 कब आएगा 3/4 पे, तो n करो 1 पुट करो तो 2n + 1 मतलब 2 × 1 + 1 3/4, ठीक है। तो ये प्रूव बैटर ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, तो यहाँ से 2 से ये कटा तो आपका 5 का वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। अब 2n + 1 भी लिख सकते थे, 2n - 1 भी लिख सकते थे, आपका मन बहुत तरीका है उसको लिखने का, और को लिखने का, तो मैं +1 लिया -1 भी लिख सकते, तो 5 का वैल्यू इतना आ गया। आपसे पूछा गया है क्या पार्ट डिफरेंस, तो आपको पता है पार्ट डिफरेंस होता है 2π/λ × फेज डिफरेंस, ठीक है। पार्ट डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं ना, नहीं आपसे फेज डिफरेंस पूछा था तो वो होता है 2π/λ × पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो 5 का वैल्यू आपको पता है 2n + 1
पाई बाय 2, यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो पाई पाई गया, ये 4, तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4, ये हो जाएगा पार्ट डिफरेंस आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। ठीक है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 तो तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आप माइनस लेके करते हैं तो मैच नहीं कर रहा, मतलब आपको अलग फॉर्म का और लेना था। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज सीन एट 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बड़ा एंगल याद रखना है ना। फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच फॉलिंग परपेंडिकुलर, तो वी तो स्लिट क्या है, तो डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, मतलब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन कहाँ पे मिल रहा है आपको, 30 डिग्री मिल रहा है ना। तो आपको पता है कि डिफ्रैक्शन में फर्स्ट मिनिमम के लिए फॉर्मूला ये होता है ना। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम का किसी मिनिमम के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब स्लिट विथ ए होता है साइन थीटा, फर्स्ट की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किए। थीटा का वैल्यू भी दे दी है 30 डिग्री, तो ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन थीटा साइन 30 हाफ होता है, तो हाफ को उधर में देंगे 2 आ जाएगा, तो 10 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, पहले फॉर्मूला बेस था। आउट ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स द रेडियो वेव्स अंडरगो मोर डिफ्रैक्शन, चलो एक पता नहीं मान लो हम लोग को, सेकंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। देखो, रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू माइक्रोवेव, तो पता है कि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर नहीं होता है, कम होता है, तो S2 इनकरेक्ट है। S2 इनकरेक्ट है मतलब S2 फॉल्स, और ऑप्शन सिर्फ यही है, तो C होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको और समझना है तो S1 देख लेते हैं। रेडियो वेव और माइक्रोवेव में रेडियो वेव अंडरगोज मोर डिफ्रैक्शन, ये सही है। क्यों? रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो माइक्रोवेव से कम होता है। ठीक है, रेडियो वेव का वेवलेंथ कम होता है। रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स अंडरगो मोर डिफ्रैक्शन, सॉरी रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो माइक्रोवेव से ज्यादा होता है। लैम्डा ऑफ रेडियो इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ माइक्रो, ये आप EM वेव्स वाले चैप्टर में पढ़े। ठीक है, अब याद रखना डे टू डे लाइफ में जो हमें ऑब्स्टेकल्स है, जैसे ये पेन है, इन सब का डायमेंशन जो लाइट के वेवलेंथ है तो बहुत ज्यादा है। तो जिस और डिफ्रैक्शन अप्रिशिएबल या डिफ्रैक्शन तभी होता है, ये तभी मतलब डिफ्रैक्शन को तभी इग्नोर नहीं करते जब डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल इज सिमिलर टू, ठीक है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो अगर कंपेरेबल होते हैं डायमेंशन ऑफ क्या बोलते हैं ऑब्स्टेकल और डायमेंशन या सॉरी वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट का वेवलेंथ और अगर डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल दोनों कंपेरेबल होंगे तभी डिफ्रैक्शन जो है दिखता है। इसे तो डे टू डे लाइफ में डिफ्रैक्शन दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे आप ये डोर है, ये रूम है, रूम के अंदर लाइट चलाओगे तो यहाँ पे लाइट फैलते हुए नहीं दिखेगा। ये आपको जो लगता है कि लाइट स्ट्रेट में चल रहा है वही कारण है, क्योंकि आप जो जैसे पिन होल कैमरा का एक्सपेरिमेंट किए थे बचपन में, यहाँ पिन, ठीक है, ये पिन का जो डायमेंशन है, ये बहुत छोटा होल बनाए थे, वो होल एक्चुअली बहुत बड़ा है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसलिए वहाँ पे लाइट फैलते हुए नहीं दिखा। तो वहाँ पे लाइट आपको लगता है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में आपको पता है बड़ी बड़ी चीजें दिखती है हमें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों में से जिसका बड़ा वेवलेंथ होगा उसका ज्यादा चांस है कि वो उसका वेवलेंथ कंपेरेबल हो सके। ठीक है, एक्चुअली में दोनों का वेवलेंथ कम है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा चांस किसका है, डे टू डे लाइफ वाले ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन के बराबर होने का इसका चांस है कंपेयर टू ए। तो देयरफॉर दिस अंडरगोस मोर डिफ्रैक्शन। ठीक है, मोर डिफ्रैक्शन इस चीज में सही है, क्योंकि रेडियो का लैम्डा ज्यादा है इससे, इसलिए। ठीक है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप मेक्स एन एंगल बीटा एट द फोकस। ठीक है, मीडियम इज दिस, तो रिजॉल्विंग पावर आपको पता है कि रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता था n sin बीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला जो हमने लिस्ट लिखी थी उसमें ये था। ठीक है, 2 नहीं होता था, यहाँ पे मैं ऑप्शन देख के 2 लिख रहा हूँ, 2 नहीं था, ये होता है। ठीक है, याद रखना ऐसा फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब बीटा जो होता है स्मॉल होता है। ठीक है, बीटा स्मॉल है तभी ये फॉर्मूला आया है ना। तो याद रखना कि साइन 2 बीटा 2 साइन बीटा कॉस बीटा होता है, लेकिन अगर बीटा स्मॉल है तो कॉस बीटा को ऑलमोस्ट 1 मान सकते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 2 साइन बीटा। ठीक है, तो आपके पास जो साइन 2 बीटा है उसका 2 साइन बीटा लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स साइन बीटा को आप साइन 2 बीटा बाय 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो साइन बीटा दिख रहा है इसका बदली मैं अब क्या लिखूंगा, साइन 2 बीटा बाय 2, क्योंकि मुझे ऑप्शन पे साइन 2 बीटा दिख रहा था इसलिए एक करेंगे हम। तो जो भी है जैसा भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा अगर n sin 2 बीटा बढ़ेगा, तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइन वैल्यू ऑफ n sin 2 बीटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में इन यंगस्टर्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल स्लिट्स इज 6.1 टाइम्स लार्जर देन द स्लिट विड्थ। ठीक है, तो आप देखो इस चीज को समझो आप, तो ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है। ठीक है, लेकिन 2 आइडेंटिकल स्लिट्स है, दोनों आइडेंटिकल है, उनके बीच का डिस्टेंस है 6.1 टाइम्स लार्जर देन द स्लिट विड्थ। तो स्लिट का विड्थ हम लोग याद रखना ए से नोट करते थे, तो ये स्लिट का विड्थ ए है
ये ए है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, दिस इज 6.1 टाइम्स ए, ये क्वेश्चन में दिया गया है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा, इतना मैक्सिमा दिखेगा आपको विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा आता था उसका विथ आपको याद होगा, ठीक है। तो सिंगल स्लिट के कारण जो सेंट्रल मैक्सिमा आता था उसका विथ कितना होता था, लैम्डा, एंगुलर विथ होता था इतना इंटू डी, अगर डी डिस्टेंस दूर देख रहे हैं, ये होता था ना, ये होता था विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि इतने विथ में कितना सारे ब्राइट वाले फ्रिंजेस दिखने वाले, नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व विद इन दिस, तो इस लेंथ में कितने सारे बीटा हट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस बीटा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस, इसको सपोज डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है। तो डब्ल्यू का वैल्यू है 2 लैम्डा डी बाय ए और बीटा क्या होता था, लैम्डा डी बाय डी। यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, खाली एक को देखेंगे तो डिफ्रैक्शन वाला चीज हो रहा है, सिर्फ इसको देखेंगे तब भी डिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों का इफेक्ट को देखेंगे तो इंटर हो रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला चीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली पूछा गया कि इस विथ में इंटरफेरेंस के कारण, ये इंटरफेरेंस वाला जो पार्ट होता है, जो यंग डबल स्लिट वाला जो पार्ट होता है, उसका कितना ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं, तो एक ब्राइट फ्रिंज का भी कितना होता है, तो एक लेंथ पे कितने आएंगे, दिस पे दिस, तो इसको कैलकुलेट करो, लैम्डा डी का डी है तो 2d बाय ए, ठीक है। अब 2d बाय ए, यहीं से आप देख सकते हो d बाय ए का वैल्यू 6.1 है, तो 2 इंटू 6.1 यानी 12.2। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1, यानी कैपिटल डी दे दी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ दे दिया है, पर्सन स्टैंडिंग नियर द स्लिट्स इज लुकिंग एट द फ्रिंज पैटर्न, ठीक है। तो स्लिट के पास ही पर्सन खड़ा है, तो ऑब्जर्वर यहीं पे पर्सन, ठीक है, वो फ्रिंज पैटर्न देख रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न बनता है डार्क ब्राइट उस पैटर्न को देख रहे हैं पर्सन, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग इस डिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं, समहाउ सपोज हमारे पास सेटअप ऐसा है कि इस डिस्टेंस को हम लोग आराम से वैरी कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस द फ्रिंज पैटर्न वैनिशेस, मतलब इसको वैरी करेंगे तो यहाँ पैटर्न चेंज होते रहेगा, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये पैटर्न गायब हो गया, मतलब पर्सन को दिखता है ना, ये पर्सन पहले डार्क ब्राइट उसको दिख रहा था, सपोज ये ब्राइट है ये ब्राइट है, ये दिख रहा था अलग अलग ब्राइट, लेकिन फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्लिट विथ के लिए क्या किए, ये सिर्फ सेपरेशन, सॉरी, ये फ्रिंज पैटर्न गायब हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि अगर एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ आई ऑफ दिस पर्सन इज 1/60 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ डी नॉट क्या है, डी नॉट उस वैल्यू पे जहाँ पे गायब हो गया है ना। अब गायब होना मतलब क्या है, गायब मतलब दो ब्राइट को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा अलग अलग, इसको एक ही ब्राइट दिख रहा है, यानी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट जो थे उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। अब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, बीटा बोलते थे, ठीक है। तो गायब हो गया है, तो आपको बोला गया डिसअपियर्स, मतलब जो वो लिमिट होता था, रिजॉल्विंग लिमिट दैट इज ऑफ दिस पर्सन इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। मतलब ये आदमी इतने सेपरेशन वाले ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकता, इससे ज्यादा सेपरेशन वाले दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग बोल सकता है वो, लेकिन इससे कम वाले को नहीं बोल सकता, ठीक है। और जस्ट डिसअपियर्स का बात कर रहा है, ठीक है, या मिनिमम वैल्यू का बात कर रहा है, जो भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। मतलब इससे भी कम हो गया तो और नहीं दिखेगा उसके बाद अलग अलग उसको, है ना। तो रिजॉल्विंग लिमिट हम लोग क्या बोल देंगे, बीटा, ठीक है। अब रिजॉल्विंग लिमिट जो होता है वो कैसे निकालते थे, हमें पता है, ये डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी से नोट करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये पर्सन है मान लो, मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ डायग्राम, ये दोनों पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बीटा, ये डिस्टेंस दिया डी, ये एंगल है, अभी तो जस्ट देख पा रहा मान लो, तो ये थीटा नॉट है, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल, है ना, एंगुलर रेजोल्यूशन जो भी, थीटा नॉट का वैल्यू यहाँ सब देख सकते हो, थीटा नॉट कितना आएगा, थीटा नॉट आएगा बीटा बाय डी, ठीक है। और बीटा क्या होता था, लैम्डा डी बाय डी, तो डी डी कैंसिल, हो गया लैम्डा बाय डी। आपको क्वेश्चन में थीटा नॉट का वैल्यू दे दिया है ना, आदमी के आंखों का एंगुलर रेजोल्यूशन कितना है, इतना है, मतलब इससे कम एंगल उसको नहीं दिख सकता, इससे कम एंगल वाले सेपरेटेड दो ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिख सकता अलग अलग, सेम दिखेंगे, है ना। जो भी थीटा नॉट का वैल्यू को दिया 1/60 डिग्री, लेकिन आपको ये सब रेडियन में याद रखना, एंगल का रेडियन वैल्यू होता है दिस बाय दिस, डिग्री में, तो 1/60 डिग्री है इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी, लैम्डा का वैल्यू को दिया 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो हम लोग थीटा नॉट यूज करें तो यहाँ डी नॉट यूज करेंगे, डी नॉट, तो ये डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका डी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, 2 मिलीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंगल स्लिट यूज हो रहा है, फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट कोइंसाइड्स विद फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ सम अदर वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड अगर इतना है तो वेवलेंथ अदर क्या है, तो फर्स्ट मिनिमम फॉर, याद रखना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का बात हो रहा है, मिनिमम वाला पोजीशन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे,
और मैक्सिमम वाला पोजीशन निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करते थे, ठीक है, नहीं डायरेक्टली ये यूज़ करते थे मैक्सिमम निकालने के लिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करना है हमें। तो क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड, तो रेड का फर्स्ट मिनिमम निकालना है। तो ए साइन थीटा 1 रेड ऑफ रेड कोइंसाइड्स विथ फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ सम अदर वेवलेंथ, ठीक है। तो ए साइन थीटा डैश 1 बोल दे रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ सम अदर वेवलेंथ। ये दोनों कोइंसाइड कर रहे मतलब ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ पूरा सेम है। तो यानी लैम्डा ऑफ रेड इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स लैम्डा ऑफ अदर। तो लैम्डा ऑफ अदर क्या है, लैम्डा ऑफ रेड डिवाइडेड बाय 1.5, यानी 2/3 ऑफ लैम्डा ऑफ रेड। लैम्डा ऑफ रेड आपको दिया हुआ 6600, तो हो जाएगा 2400। क्वेश्चन का फॉर्मुला बेस्ड था, आपको पता है मिनिमा के लिए ये फॉर्मुला, मैक्सिमा के लिए ये फॉर्मुला। तो फर्स्ट मिनिमा निकाल लो, इसका फर्स्ट मैक्सिमा निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर लो, ठीक है। 2 स्टार्स आर 10 लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर याद रखना डिस्टेंस है। दे आर सीन थ्रू अ टेलीस्कोप ऑफ डायमीटर 30, wavelength of light is this much. To see the stars just resolved, the minimum distance between them should be, ठीक है। जस्ट रिजॉल्व के लिए आपको पता है ये है आपका मिनिमम एंगल, है ना। जस्ट रिजॉल्व मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, अब अगर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये थीटा नॉट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को मैं डी नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी, ये अगर स्मॉल डी है तो आपको पता है कि थीटा नॉट को क्या लिखोगे, डी बाय डी नॉट, ठीक है। इसको डी ही बोल दो अगर कंफ्यूजन है तो, कुछ भी इसको डी नॉट बोलना तो डी नॉट बोल दो, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेशन है। अब बी याद रखना, इस फॉर्मूला में, इसको टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला में बी क्या होता था उसका, डायमीटर, और डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो बी का वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ नहीं दिया है ना, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, यूनिट्स चेंज कर लेना, ठीक है। स्मॉल डी नॉट तो आपको पता करना है, कैपिटल डी आपको दिया हुआ है, देखो 2 स्टार्स आर 10 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, है ना। अब ये स्टार है, ये अर्थ है, और इनके बीच का डिस्टेंस यही तो है 10 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो कैपिटल डी का वैल्यू 10 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इसके बराबर है, तो 10 लाइट ईयर हो जाएगा 10 इंटू दिस थिंग। तो सबका वैल्यू यहाँ पता है, डी नॉट वैल्यू पता चल जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ जाएगा 10⁸ इस ऑर्डर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में, सिंगल स्लिट ऑफ विथ दिस मच इज इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ दे दिया, सिंगल स्लिट का विथ दे दिया है, डिफ्रैक्शन बैंड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इतना फ्रॉम द स्लिट, ठीक है, कैपिटल डी भी दे दिया, डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट विल बी, थर्ड डार्क का लोकेशन पूछा है ना आपसे, बस, ठीक है, थर्ड डार्क का लोकेशन पूछा है। तो आपको पता है डार्क के लिए ये कौन सा हो रहा है, सिंगल स्लिट की बात हो रहा है ना, तो डार्क वाला फॉर्मूला एन लैम्डा, ठीक है, ये होता है ना डार्क के लिए। तो ए क्या है, सिंगल स्लिट ऑफ विथ 0.1 मिलीमीटर, ए है 0.1 मिलीमीटर, साइन थीटा एन, ये तो पता करना है एन का वैल्यू। अब हम लोग कौन सा थर्ड पता करना था ना, तो एन 3 है ये, ठीक है, एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे, और लैम्डा आपको दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 18 10⁻⁴ 10⁻⁶ और 3 0.018, ठीक है। तो साइन थीटा 3 आ रहा है 0.018 विच इज स्मॉल, तो स्मॉल है मतलब साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यानी एंगल आ गया इतना। तो आपसे डिस्टेंस पूछा था, हो तो गया क्वेश्चन। अगर ये है थर्ड डार्क, ठीक है, सेंटर से आपने एंगल निकाल लिया, ये आपको पता है कैपिटल डी, ठीक है। तो आपको एक्स अगर निकालना है या वाई निकालना है, तो वाई का वैल्यू आपको पता है, एंगल छोटा है तो एंगल क्या होता है, दिस बाय दिस, इसको सर्कुलर मान देते हैं ना, दिस बाय दिस, तो एंगल क्या आ जाएगा आपका वाई बाय डी 0.018। वाई का वैल्यू निकालना है, कैपिटल डी का वैल्यू को दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो वाई का वैल्यू 0.018 इंटू 0.5 मीटर, तो आपका आंसर मिलीमीटर में है, तो मीटर में था, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3, तो 18 इंटू 0.5 मिलीमीटर मतलब 9 मिलीमीटर, ठीक है। आपको एक स्क्रीन दिया हुआ है, आपको बोल दिया गया है कि सेकंड, मैं नीचे ड्रॉ करूँ, ऊपर जगह नहीं, जो सेकंड डार्क स्पॉट है वो जो है सेंटर से कितना नीचे है 3 सेंटीमीटर, और वैसे ही
जो सेकंड के बाद फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, जो फोर्थ डार्क है वो 6 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। मैं फोर्थ को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो आपसे पूछा कि विथ ऑफ सेंट्रल क्या होगा, हमें पता है विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये सिंगल स्लिट का बात हो रहा है, ठीक है, सिंगल स्लिट का बात हो रहा है। विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या होता था, 2 लैम्डा डी बाय ए, ये होता था ना विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ठीक है, अब अगर इस इन्फॉर्मेशन को देखें, ये एंगल को हम लोग, अगर सेकंड डार्क का बात हो रहा है, दिस इज सेकंड डार्क, तो सेकंड डार्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसको थीटा 2 बोलेंगे। और आपको पता है एंगल का लोकेशन निकालना है, तो आपको ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो सेकंड वाले का बात हो रहा है तो थीटा 2 लैम्डा, ठीक है। अब ध्यान देना अब यहाँ पे कि ये लेंथ बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ये लेंथ कितना देगा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ बहुत ही छोटा मतलब एंगल बहुत छोटा आना चाहिए, तो इसको हम लोग थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। थीटा क्या होता है, दिस बाय दिस, थीटा हो जाएगा दिस 3/100। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 लैम्डा बाय ए का वैल्यू आ गया 3/100 इंटू डी, डी कितना था, डी आपको याद होगा 100 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट पैटर्न 60 डिग्री है, ठीक है। अब 60 डिग्री बड़ा एंगल है ना, छोटा एंगल वाला अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते। द विथ ऑफ स्लिट इज 1, ठीक है। अब लाइट शाइन की हम लोग, अनदर स्लिट ऑफ सेम विथ इज मेड नियर 50, तो ऑब्जर्व्ड विथ फ्रिंज विथ इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीज हो रही है, यंग्स डबल स्लिट भी हो रहा है और सिंगल स्लिट की बात हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल स्लिट ही था, एक ही स्लिट था, और उस समय सेंट्रल ब्राइट का आपको एंगुलर विथ दे दिया था 60 डिग्री, ठीक है। तो जब डिफ्रैक्शन हो रहा था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, उस केस में जो सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट का लोकेशन एंगल कितना दिया होता है टोटल 60 डिग्री, ठीक है। अब सेंट्रल ब्राइट कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट डार्क, ये भी फर्स्ट डार्क है, ये ऊपर वाला फर्स्ट डार्क है, नीचे वाला फर्स्ट डार्क, यानी फर्स्ट डार्क कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, इससे पता चल गया हमें। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि फर्स्ट डार्क का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। यानी ए साइन 30, फर्स्ट डार्क मतलब एंगल 1 यूज करेंगे लैम्डा, है ना, फर्स्ट डार्क इन डिफ्रैक्शन ए साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा का वैल्यू आ गया a/2, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हैं। अब अनदर स्लिट ऑफ सेम विथ इज मेड, अब दूसरा स्लिट बना दिया गया, तो पहले सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, अब डबल स्लिट हो रहा है, ठीक है। यंग्स फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड एट द स्क्रीन केप्ट एट 50 सेंटीमीटर, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस में YDSC हो रहा है, ठीक है। और आइडेंटिकल स्लिट बनाए मतलब दोनों स्लिट आइडेंटिकल हर एस्पेक्ट में, है ना, तो दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा, हर चीज सेम होगा। एट स्क्रीन इतना, इफ द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज विथ इज 1 सेंटीमीटर, तो सेकंड केस में बोल दिया फ्रिंज विथ है 1 सेंटीमीटर, फ्रिंज विथ होता है लैम्डा d/d। तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल d क्या है, ठीक है। तो आपको देखो लैम्डा का वैल्यू पता है a/2, लैम्डा का वैल्यू a/2 पुट कर दो। अब क्या क्या आपको d पूछा है ना, d पता चल जाएगा, अगर a और कैपिटल D पता हो, स्मॉल a पता है क्या, हाँ फर्स्ट पार्ट पढ़ो, आपको पता चल जाएगा विथ ऑफ स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर, इसको यूज कर लो, तो a का वैल्यू पता है मुझे। कैपिटल D, स्क्रीन को कितना दूर रखा गया 50 सेंटीमीटर, तो कैपिटल D पता है ये 50 सेंटीमीटर, ये स्मॉल a इतना है, तो सब पता है, यहाँ पे स्मॉल d नहीं जाएगा, ये तो निकालना है हमें, तो कैलकुलेट करके देख लेना 25 माइक्रोमीटर। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विथ, तो a का वैल्यू दे दिया है। एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा फ्रॉम सेंटर, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड पूछ रहा है, तो a sin θ2 इक्वल टू 2 लैम्डा, सेकंड वाले के लिए 2 पुट करेंगे ना, ठीक है। a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, sin θ2 इक्वल टू 2 × वेवलेंथ, वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से sin θ2 आप निकालोगे तो आ जाएगा हाफ, मतलब θ2 है π/6। एक पिन होल कैमरा का बॉक्स है जिसका लेंथ L है और उसमें होल है, उसका रेडियस A है। इट इज अज्यूम दैट द होल इज इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड एंड स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन, तो ठीक है। आपको पता है, अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये पिन होल है, ये होल है ना, तो बहुत बड़ा बनाया हूँ, ये बॉक्स है, होल को जैसे मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, और इसका ये रेडियस A दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप जो सोचते हो यहाँ से लाइट जा रहा है तो इतना एरिया में तो लाइट दिखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो जो नॉर्मल वाला जो लाइट आएगा यहाँ पे, जो नॉर्मल लाइट पहुंच रहा है, और एक डिफ्रैक्शन के कारण भी लाइट पहुंचेगा, ठीक है। लाइट फैलता भी तो है ना, कहाँ तक देखेंगे, लाइट तो वैसे बहुत दूर तक फैलेगा, लेकिन हम लोग कौन सा देखते हैं, सिर्फ अप्रिशिएबल कहाँ तक फैलता है, फर्स्ट मिनिमा तक, तो ये फर्स्ट मिनिमा है, मान लो ये θ1 याद रखना, फर्स्ट मिनिमा θ1 वाले को बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ये लेंथ A है, तो अगर आप ये जो यहाँ पे जो सर्कुलर पैच बन रहा है, ये जो पैच बना है, इसका अगर रेडियस को B बोलोगे
तो बी मस्ट बी इक्वल टू ए, ये तो इसमें ए तो है ही, ये तो ए था, ए वाला पोर्शन तो है, साथ में स्प्रेड वाला पोर्शन भी है, ठीक है। तो बी का वैल्यू होना चाहिए ए प्लस स्प्रेड। अब स्प्रेड कैसे निकालेंगे, अगर ये लेंथ आपको क्वेश्चन में दे दिया है एल, ये थीटा 1 है, तो स्प्रेड क्या हो जाएगा, एल थीटा 1, एंगल तो छोटा है एल थीटा 1, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एल थीटा 1, ये यूज करेंगे। आपको पता है थीटा 1 क्या होता है, लैम्डा बाय ए, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को पहले गलत अप्रोच से बना रहा हूँ जिससे आंसर आ जाएगा, आप सोचना कि कहाँ पर गलती में बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कैसे सही होगा। तो बी का इतना आ जाएगा, अभी तक ऑलरेडी मैं कुछ कुछ गलत बोल चुका हूँ, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो उसको बाद में भी रेक्टिफाई करेंगे जैसे हम लोग आंसर आए की तरफ जाएंगे। तो बी का इतना हो गया। आपसे ऑप्शन में क्या पूछा था, बी का मिनिमम वैल्यू, तो बी जो है ए पे डिपेंड कर रहा है, बी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब डी वी बाई डी है 0, तो इसको डिफरेंशिएट करके अगर 0 के बारे में पुट करें, ए का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं ना, और 1/1 हो जाएगा -1/a² इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा है, ए का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा है, ठीक है। और अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप ए का वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा यहाँ पुट करो, तो जो बी का वैल्यू मिलेगा फिर, जिसको बी मिनिमम बोलेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन वो 0 है ना, मैक्सिमम मिनिमम यूज कर रहे हैं, बी मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, √4 लैम्डा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। अब जेई मैंने इस ऑप्शन को करेक्ट किया था, और सब लोगों ने, जितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया भर के, सबने इसी ऑप्शन को करेक्ट किया और इसी लॉजिक से किया। अब मैं बताता हूँ इसमें गलती कहाँ कहाँ है। सबसे पहली गलती, यहाँ पे आपको सर्कुलर होल बोला है ना, ठीक है। ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये सब स्लिट के लिए होता था ना, ठीक है। यहाँ पे होल है, होल के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करते थे, जो थीटा 1 का वैल्यू मैं लैम्डा बाय ए लिखा हूँ वो यूज नहीं करते। तो गलती यहाँ पे 2 है। पहला गलती जो है, सर्कुलर स्लिट कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए अगर आपको थीटा 1 यूज करना है हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाय ए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर हम लोग मान लो थीटा का वैल्यू लैम्डा बाय ए यूज भी करें, एक्चुअली 1.22 करना था क्योंकि सर्कुलर है, वो यूज नहीं भी करे, चलो उसको अगर इग्नोर भी करें, ए यहाँ पे होता था डायमीटर ऑफ, या सॉरी विथ ऑफ स्लिट, स्लिट का विथ। अब यहाँ पे स्लिट का रेडियस ए दिया हुआ है, तो विथ को हम लोग 2a बोलेंगे ना, तो यहाँ 2a होना चाहिए था, ठीक है। तो वो दोनों गलती करने के बाद ये आंसर आया है ना। एक्चुअल में तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, मतलब इन चारों में से कोई भी नहीं है। आई नॉट है इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो इंटेंसिटी क्या होगा अगर स्लिट का विथ को हम लोग डबल कर दिए, ठीक है। तो स्लिट का विथ को ए से नोट करते हैं, और जो सेंटर वाला रीजन है, आपको पता है सेंटर वाला रीजन किसको बोलते हैं, फर्स्ट मिनिमा तक वाले रीजन को सेंटर वाला बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा दिखता है ना, तो ये सेंट्रल रीजन आपका, ठीक है। इसका इंटेंसिटी अगर आपको निकालना होगा, तो इंटेंसिटी क्या होता है, पावर बाय एरिया, ठीक है। पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा विथ उतना ज़्यादा एनर्जी इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू विथ होना चाहिए, तो पावर जो है प्रोपोर्शनल टू विथ है। और एरिया, अब एरिया ज़्यादा होगा इसका अगर ये एंगल ज़्यादा हो, आपको पता है एरिया प्रोपोर्शनल टू एंगल है, ठीक है। और एंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा 1 का वैल्यू क्या होता था, लैम्डा बाय ए, यानी एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। यहाँ विथ है, विथ किसके, विथ मतलब ए, और एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। यही हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली आपका ये चीज़ हो जा रहा है ए स्क्वायर। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विथ का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विथ का स्क्वायर। सेंट्रल राइट में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो विथ ऑफ द स्लिट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम लोग अगर स्लिट का विथ को डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स